पिछले 2 साल से मैं एज अ सॉक एनालिस्ट काम कर रहा हूँ एक सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन में। और जो है मैं साइबर कनेक्ट की कम्युनिटी का को फाउंडर भी हूँ, जो कि हमने 2023 में कम्युनिटी इनिशिएट की थी। और इसके अलावा मैं करंटली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मास्टर्स भी कर रहा हूँ एनआईटी यूनिवर्सिटी से। हम- अच्छा, हमारा टॉपिक है बिकम अ सॉक एनालिस्ट। सो बेसिकली 1 घंटे में हम सॉक एनालिस्ट तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं सॉक एनालिस्ट वर्क क्या क्या करता है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, या बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि किन कोर्सेज को करें। और जाहिर सी बात है, जब तक इंडस्ट्री में आप इंटर नहीं होते आपको एक्चुअल सॉक एनालिस्ट के वर्क फ्लो का अंदाज़ा वैसा नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। बिफोर हम अंडरस्टैंड करें कि सॉक एनालिस्ट क्या है, तो खैर साइबर सिक्योरिटी के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली प्रैक्टिस है हमारी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम्स हैं या जो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो अ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स में है, नेटवर्क्स में है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है, डेटाबेस है, तो उनको जो है वो हम प्रोटेक्ट करें फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। और उसके अलावा कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो उन डेटा से रिलेटेड। बेसिकली सीआईए के ऊपर वर्क कर रहा होता है। सीआईए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बेसिकली अगर आप किसी इंफॉर्मेशन की बात करें जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर मेरी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है तो वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। लेट से अगर मेरे बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, उनकी जो सीवीवी नंबर है, ये सारी चीज़ें जो है वो अनऑथराइज पर्सन को जाहिर है वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। या कोई डेटाबेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और यूजर्स का वहाँ पर डेटा है, तो उस डेटा में अनऑथराइज चेंजेस नहीं होनी चाहिए। उसमें जो भी चेंजेस है वो ऑथराइज्ड हो। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी जो है वो डेटा की इंटेग्रिटी पे डिपेंड करती है, जो कि सीआईए का पार्ट है, इंटेग्रिटी। और इसी तरह अवेलेबिलिटी है कि इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो जब उसके रेलेवेंट कस्टोडियन या जो डेटा जिसका है, लेट सपोज अगर मेरा है नादरा पे डेटा और मैं जब उसको एक्सेस करना चाहूँ तो वो मेरे लिए अवेलेबल हो। तो इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अवेलेबिलिटी साइबर सिक्योरिटी से किस तरह रिलेटेड है कि अगर कोई थ्रेट एक्टर जो है वो आपके सर्वर्स को या आपके डेटाबेस सर्वर्स को या आपके एप्लीकेशन सर्वर को अगर अनअवेलेबल कर दे एक्चुअल यूजर्स के लिए, तो जाहिर है वो ऑर्गेनाइजेशन पे एक रेपुटेशनल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि जो भी यूज़र है वो ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, सॉक कहाँ फिट होता है साइबर सिक्योरिटी में? सॉक बेसिकली जो है वो इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग में जो है वो फिट होता है। जैसे कि इसमें आप देखें लिखा हुआ भी है कि कोर फंक्शन है सॉक। जो वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन जो है वो डिफेंसिव साइड उस पर फिट होता है, क्योंकि एक ऑफेंसिव साइड भी है जहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, फिर कंप्लाइंस की एक अलग डोमेन है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ सब डोमेन्स होती हैं। लेकिन अगर कोर डोमेन की या अपर डोमेन की बात करें, जैसे रेड टीमिंग है और ब्लू टीमिंग है, तो सॉक जो है वो ब्लू टीमिंग में आता है। अच्छा, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बेसिकली करता क्या है, पूरा इसका वर्क फ्लो क्या है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर देखिए 24/7 जो है वो में अवेलेबल होता है, क्योंकि जाहिर है अटैकर जो है वो रात के 2 बजे ये नहीं सोचेगा कि मैं आज रात 2 बजे अटैक ना करूं, बल्कि मैं कल सुबह करूंगा। तो वो तो अटैक जो है वो किसी भी वक्त और हो सकता है। और इसलिए 24/7 जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो 24/7 अवेलेबल रहे। अच्छा, इसी तरह कोर फंक्शन में मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग किन 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 चीज़ों की है, क्या मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरह मॉनिटरिंग करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड पॉइंट की मॉनिटरिंग,
सॉक के जो स्कोप में आती है वो एंड पॉइंट की मॉनिटरिंग आती है। अब वो एंड पॉइंट में आपके जो यूजर के एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, फिर आपके सर्वर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह नेटवर्क मॉनिटरिंग भी आ जाती है। नेटवर्क मॉनिटरिंग में आपके फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस। बेसिकली सॉक में देखें हम बाकायदा फायरवॉल की डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रहे होते, हम उसको डिटेक्शन बेस पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और उसके लॉग बेस पे अपने पास मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं थ्रू सीम। सीम क्या है उस पर चल के बात करेंगे आगे। जब क्लाउड एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग भी हम कर रहे होते हैं। ये सारे जो स्कोप हैं, ये जनरल स्कोप में डिफाइन कर रहा हूँ, ये बेस कर सकते हैं और चेंज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे। लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्लाउड का एनवायरनमेंट इंटीग्रेट है, यूज होता है, तो माइट भी पॉसिबल है कि वहाँ पर सॉक जो है वो उनकी क्लाउड के एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर कर रहा हो। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लाउड का एनवायरनमेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्लाउड की एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग नहीं होगी उस तरह। अच्छा, इसी तरह ईमेल्स की मॉनिटरिंग है। ईमेल एनालिसिस हो रही होती है, सॉफ्ट का कोर पार्ट होता है, क्योंकि फिशिंग आप सबको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अटैक परफॉर्म होने वाला और सबसे ज्यादा जो वीक पार्ट है वो ह्यूमन। और ह्यूमन को मैनिपुलेट करना फिशिंग के जरिए बहुत ज्यादा जो है वो देखा जाए तो आसान हो जाता है। इसी तरह सॉफ्ट के स्कोप में जो है वो थ्रेट इंटेलिजेंस की इंजेक्शन भी आती है। अब ये क्या है कि देखिए, जिस तरह ग्लोबली थ्रेट इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर थ्रेट इंटेल की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं अटैकर्स के बारे में, उनसे रिलेटेड उनके टैक्टिक्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, उनसे रिलेटेड वो जो आईपीज या कोई मलिशियस फाइल है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स आ रही होती हैं, उनकी इंजेक्शन भी सॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह इंसिडेंट रिस्पॉन्स फोर पार्ट है कि कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको किस तरह रिस्पॉन्स करना है, उनको किस एसओपी के थ्रू हमने चलना है। इसी तरह वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर अवेयरनेस। वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर अवेयरनेस में ये होता है कि जो हमारे पास वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज्ड थ्रेट इंटेल रिपोर्ट्स में आती हैं, हम उनको भी कैटर करते हैं। ये सारे जो स्कोप हैं डिपेंड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वेरी कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, मोस्ट जो कोर जो तीन टाइप्स हैं इसके, एक इन हाउस सॉक होता है, एक आउटसोर्स सॉक होता है और एक हाइब्रिड सॉक होता है। अच्छा, इन हाउस सॉक क्या होता है कि इन हाउस सॉक में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी खुद की टीम बिल्ड करती है सॉक की, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेट इन करवाती है। आउटसोर्स सॉक में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ड ऑन देयर बजट, क्योंकि सॉक को ऑपरेट करने के लिए भी, फंक्शनल करने के लिए भी काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो जाहिर है हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर सकती अपने बिजनेस को देखते हुए। तो इसलिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉक की सर्विस को आउटसोर्स कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जिस तरह मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जो कि एमएसएसपी है, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरी मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो सर्विस सर्विस लेती है सॉक की, ताकि हमारी टीम जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में सेट इन हो, या तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हो या रिमोटली हो। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सॉक को आउटसोर्स कर देती है। इसी तरह हाइब्रिड सॉक में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने पास भी अपनी इन हाउस टीम बिल्ड करती है और आउटसोर्स भी सर्विस करती है, ताकि दोनों की कोलैबोरेशन से वो अपने सॉक को मैच्योर कर सके। अच्छा, सॉक का जो आप कहेंगे कोर पार्ट है कि सॉक किस तरह ऑपरेट होगा, वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है: प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और लोग, पीपल। चल, जाहिर सी बात है, अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए लोग चाहिए। लोग हैं तो जाहिर है कोई प्रोसेस चाहिए होगा, कोई प्रोसेस मैप करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ताकि उन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो आपके पास लोग मौजूद हैं वो आपके सॉफ्ट को रन कर सकें।
टेक्नोलॉजी में जो है वो, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि सीम है, सीम, सॉर, ईडीआर सिक्योरिटी टूल है, आईडीएस आईपीएस सिक्योरिटी टूल है। अच्छा, सीम क्या है? सीम बेसिकली जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड लॉग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके डिफरेंट सोर्सेज से लॉग्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, और आप उनको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर करते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास फायरवॉल्स भी लगे हैं, आपके पास ईडीआर एक्सडीआर भी लगे हैं, आपके पास ईमेल सिक्योरिटी भी है, आपके पास जो है वो नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स का टूल भी लगा हुआ है। तो जाहिर है अगर आपके पास सॉक की टीम मौजूद है तो वो एक एक टूल पर जाकर अलग अलग मॉनिटरिंग इतने सारे डैशबोर्ड्स पे नहीं कर सकती। उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे उन तमाम सिक्योरिटी टूल्स के लॉग्स को इंजेस्ट करवाएं, ताकि उसी टूल के ऊपर प्रॉपर रूल्स क्रिएट हो, प्रॉपर डिटेक्शन हो, और वहां से ही एनालिस्ट के लिए एक सेंट्रलाइज व्यू हो, विजिबिलिटी हो तमाम सिक्योरिटी टूल्स और उनके लॉग्स की। ऑल्दो ईडीआर एक्सडीआर भी इंटीग्रेट होता है सीम के साथ, और अलग से भी इसकी डैशबोर्डिंग होती है, जहाँ पर प्रॉपर जो है वो हम रिस्पॉन्स का काम कर रहे होते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह सॉक में जो लोग होते हैं उनकी भी हायरार्की होती है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि सॉक एनालिस्ट जो होता है वो 3 टेयर्स पे जो है वो चल रहे होते हैं। लेयर वन, टीयर वन आप कह लें, टीयर टू, टीयर थ्री, डिफरेंट डिफरेंट के रोल्स होते हैं। इसी तरह फिर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, थ्रेट हंटर्स होते हैं, सॉक मैनेजर है, सॉक डायरेक्टर है, और सीसो। अच्छा, ब्लैक ये 20% आप हमें परेशान कर। प्लीज माइक म्यूट म्यूट कर लें। अच्छा, ये जो हायरार्की है ये वेरी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन और टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो सॉक एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे। इसी तरह प्रोसेस में जो है वो प्लेबुक्स क्या है कि प्लेबुक्स एक तरह से आपके पास एक जो है वो डिफाइंड मेथड्स होते हैं कि आपको किस तरह ऑपरेशन में चीज़ों को परफॉर्म करना है। इसी तरह ट्रियाज प्रोसेस होता है। ट्रियाज प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट अकर हो, या जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में मलिशियस एक्टिविटी हो, आप बेस्ड ऑन सस्पिशियसनेस उसकी उस एक्टिविटी के आप एस्केलेशन करते हैं, आप उसको ट्रियाज करते हैं उन अलर्ट्स को। तो उनका प्रोसीजर भी डिफाइंड होता है। उसमें एस्केलेशन पाथ भी आता है कि आप एस्केलेशन अगर करेंगे तो वो किस किन किन के थ्रू करेंगे, या आप खुद डायरेक्ट एस्केलेशन करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, या जो ऑर्गेनाइजेशन में पीओसी है आप उनके थ्रू एस्केलेशन करेंगे। इसी तरह जो एनालिस्ट 24/7 काम कर रहे होते हैं 8-8 घंटे की शिफ्टों में, तो जाहिर है एक मॉर्निंग वाला एनालिस्ट जो है जब अपनी शिफ्ट एंड करके जाता है 4 बजे, तो जो उसने वर्क किया होता है पूरे 8 घंटे, वो अपनी चीजें हैंड ओवर में मेंशन करता है, ताकि अगले एनालिस्ट को जो सुबह से एक्टिव ऑपरेशंस परफॉर्म हुए उसका आइडिया हो जाए। और अगर कोई चीज पेंडिंग होती है तो वो अपने उस शिफ्ट हैंडओवर में नेक्स्ट एनालिस्ट को देता है। तो ये एक प्रोसेस का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, जो कि सॉक की मेच्योरिटी और सॉक के को स्मूथली रन करने के लिए बहुत अहम है। इसी तरह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आते हैं कि जैसा मैंने अभी कहा कि आप बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि अगर आप एज अ रेजिडेंट इंजीनियर बैठे हैं, या अगर आप एज अ आउटसोर्स कंपनी के थ्रू जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉक में हैं, तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आप जो है वो कम्युनिकेट करेंगे कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए होते हैं कि आपने इन इन लोगों से या इस लेवल तक कम्युनिकेट करना है। उसके बाद की कम्युनिकेशन हमारी इंटरनल टीम की होगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा जो है वो मैं सॉक के रोल्स जो मैंने पीछे डिस्कस किए उसको थोड़ा सा और मजीद डिफाइन कर देता हूँ। फिर जो टीयर वन के जो एनालिस्ट होते हैं, तो ऑन पेपर जो उनकी जो जेडी होती है वो ये होती है कि जो भी आपके सिक्योरिटी टूल पे, लेट से सीम और ईडीआर या एक्सडीआर है, उस पे जो भी अलर्ट ट्रिगर होगा, जो भी डिटेक्शन आएगी, उसको वैलिडेट करना है, उसको एनालाइज करना है। अगर वो फॉल्स पॉजिटिव है तो वो वहां पर वो अलर्ट
फॉल्स पॉजिटिव कैटेगराइज्ड होके वो क्लोज होगा। लेट से अगर वो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो उस रूल में, उस डिटेक्शन रूल में जो है आपको फाइन ट्यूनिंग करवानी है कि वो जो है वो नॉइस क्रिएट कर रहा है, तो फिर वो एनालिस्ट जो है वो आगे एक्सक्लेट करेगा अपने टीयर 2 एनालिस्ट को। इसी तरह अगर कोई अलर्ट आता है, कोई डिटेक्शन आती है और वो ट्रू पॉजिटिव है, सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है और वो एस्केलेशन होना उसका जरूरी है, तो वो भी टीयर 1 एनालिस्ट जो है वो अपने टीयर 2 एनालिस्ट को एस्केलेट करेगा ताकि वो मजीद उस पर इन्वेस्टिगेशन करके एस्केलेशन कर सके। इसी तरह टीयर 3 एनालिस्ट जो होते हैं वो मजीद मैनुअल हंटिंग या आप थ्रेट हंटिंग कह लें। अभी मैनुअल हंटिंग और थ्रेट हंटिंग क्या होती है, वो ये होती है कि एक तो जो सॉक एनालिस्ट टीयर 1 एनालिस्ट है, उसने तो डिटेक्शन जब तक किसी सिक्योरिटी टूल पे होगी नहीं उसको आइडिया नहीं होगा, तो वो डिटेक्शन और अलर्ट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। लेकिन थ्रेट हंटर्स जो होते हैं वो डिटेक्शन के ऊपर रिलाई नहीं करते, वो बेसिकली अपनी अराउंड द ऑपरेशन वो थ्रेट हंटिंग करते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू और डिफरेंट अपने मैकेनिज्म के थ्रू, हाइपोथेसिस बना के कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस एसेट के ऊपर किस तरह से थ्रेट हंटिंग करनी है, ताकि वो ये देख सकें कि जो चीज़ें हमारे पास अलर्ट में ट्रिगर नहीं हो रही हैं और सस्पिशियस एक्टिविटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, या कोई हिडन थ्रेट है जो कि हमारे पास अलर्ट में ट्रिगर नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनके ऊपर वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन उसकी बेसिस पे फिर नए रूल्स और नई डिटेक्शन अलर्ट जो है वो क्रिएट होते हैं ताकि सॉक की विजिबिलिटी मजीद ब्रॉड हो जाए। इसी तरह सॉक मैनेजर जो होता है वो प्रॉपर इन तमाम अपने से तमाम जो आपके टीयर एनालिस्ट, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनालिस्ट हैं, उन तमाम को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा वो अपने से अपर मैनेजर को जो अपर मैनेजमेंट को जो है वो सॉक की रिपोर्ट्स और सॉक की विजिबिलिटी और सॉक कितना मेच्योर है, उन तमाम की रिपोर्टिंग जो है वो सॉक मैनेजर का काम होती है अपर मैनेजमेंट को आगे डिलीवर करना। अच्छा, सॉक में टेक्नोलॉजी स्टैक जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, उसका भी एक थोड़ा सा आपको डायग्राम ओवरव्यू में दे देता हूँ कि जैसे मैंने ईडीआर एक्सडीआर का जिक्र किया। ईडीआर एक्सडीआर होता क्या है कि बेसिकली ईडीआर जो है वो हमारे एंड पॉइंट की डिटेक्शन के लिए और उस पर रिस्पॉन्स के लिए जो है हम यूज करते हैं। एंड पॉइंट पे अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, एंड पॉइंट की विजिबिलिटी हमें चाहिए कि एंड पॉइंट पे, किसी भी एंड पॉइंट पे उसके लॉग्स मुझे देखने हैं, उसकी पूरी टाइमलाइन चेक करनी है कि किस टाइम पे क्या एक्टिविटी हुई है, तो वो मैं थ्रू ईडीआर करता हूँ। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मुझे लगती है और अगर कोई इंसिडेंट मुझे कंफर्म लगता है और मुझे उस एंड पॉइंट को आइसोलेट करना है, तो जाहिर है मेरे पास कोई ना कोई एक मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू मैं आइसोलेट कर सकूं। तो सॉक में यूजुअली जो है वो हम ईडीआर के थ्रू आइसोलेट कर रहे होते हैं एंड पॉइंट डिवाइसेस को। इसी तरह सीम जो है सेंट्रलाइज लॉग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, उसमें जो है वो हम अपने नेटवर्क के लॉग्स, जो फायरवॉल के लॉग्स होते हैं, हम उसको भी इंटीग्रेट कराते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कौन सी आईपी जो है वो किस आईपी से कम्युनिकेट कर रही है, किस पोर्ट पे कम्युनिकेट कर रही है। आइदर पब्लिक आईपी जो है वो हमारे किसी क्रिटिकल पोर्ट पे कम्युनिकेट तो नहीं कर रही, उसको अलाउ तो नहीं मिल रहा। तो इन सारी चीज़ों की अगर मुझे विजिबिलिटी चाहिए तो जाहिर है मुझे फायरवॉल के लॉग्स मुझे अपने सीम पर चाहिए होंगे, ताकि मैं उन लॉग्स की बेसिस पे अपने पास सीम के ऊपर रूल्स बना सकूं, उस पे डिटेक्शन बना सकूं, ताकि हमारे पास अलर्ट ट्रिगर हो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर ऑब्जर्व होती है। इसी तरह थ्रेड इंटेल फील्ड जैसे मैंने शुरू में बताया, उसकी भी इंटीग्रेशन हमारे पास सीम पे होती है ताकि हमारे पास लाइव थ्रेड इंटेल हमारे पास फीड में इंजेस्ट होते रहें और हमें उनके बारे में पता चलता रहे, हम उनकी बेस पे भी अलर्ट्स रूल बना सकते हैं। इसी तरह टिकटिंग सिस्टम यूज होता है कि लेट सपोज टिकटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो कि हम केस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं मोस्टली, सॉर के थ्रू हम करते हैं। सॉर का और भी फंक्शन है। अगर मैं केस मैनेजमेंट के ऊपर बात करूं तो सॉर में केस मैनेजमेंट हम इस तरह करते हैं कि लेट सपोज अगर कोई एस्केलेशन हमारे पास होती है किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उसकी मैनेजमेंट और उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग मुझे चाहिए होगी, जो कि मैं
डेली बेसिस पे उसको ट्रैक कर सकूं, उसकी अपडेट ले सकूं। एंड देन मुझे सॉक मैनेजर को भी उसकी ज़रूरत होगी कि जब वो आगे वीकली रिपोर्ट्स और मंथली रिपोर्ट्स अपर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करे, तो उसके लिए केस मैनेजमेंट होनी चाहिए जहाँ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके या उसके पास विजिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर प्रेजेंट कर सके। एक तो केस मैनेजमेंट का ये काम है जो कि सौर के थ्रू भी हो रहा होता है। सौर के और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होगी कि सौर पे भी हम एक सेशन रखें तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह सीम में जो है वो हम क्लाउड, जैसे मैंने शुरू में कहा क्लाउड मॉनिटरिंग, तो हम सीम पे उसके लॉग्स भी इंजेस्ट करवा सकते हैं। इट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंसिडेंट लाइफ साइकिल जो है वो सॉक का, आप ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स कह लें कि आईआर का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है। ये होता है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सेकंड नंबर पर डिटेक्शन है, थर्ड नंबर पर ट्रियाज है, फोर्थ इन्वेस्टिगेट रिस्पॉन्ड एंड देन लर्न। आप इन्वेस्टिगेशन को हटा भी सकते हैं यहाँ पर। एनालिस ट्रियाज करने के बाद, बेसिकली ट्रियाज जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन के बाद ही करेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई इंसिडेंट जो है वो कंफर्म्ड हो जाता है तो एस्केलेशन के बाद जाहिर है वो आपको उस पर उसकी इरेडिकेशन करनी होगी, उसकी कंटेनमेंट करनी होगी। आप किस तरह से जो है वो उस इंसिडेंट पे वर्किंग कर रहे हैं और उसको कितना जो है वो स्प्रेड आउट होने से बचा रहे हैं। अच्छा, डिटेक्शन, मीन टाइम टू डिटेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सीम टूल है और उस पर आपकी डिटेक्शन कितनी जल्दी आती है किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की, या आपके पास जो है वो प्रॉपर आपके सॉक की मेच्योरिटी कितनी है, और ये डिपेंड वन बहुत सारे फैक्टर्स पे करती है। उसका एक मेन फैक्टर ये भी है कि आपके पास जो रूल्स बने वो प्रॉपर सस्पिशियस एक्टिविटी या मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहे हैं, और वो कितने और उसकी डिटेक्शन कितनी कितने क्विकली हो रही है। इसी तरह मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड है कि जब वो डिटेक्शन आ गई तो जो आपकी टीम बैठी है, सॉक एनालिस्ट की टीम जो बैठी है, वो कितना टाइम ले रहे हैं उसको, उस मलिशियस एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करने में। जितना ज्यादा टाइम रिस्पॉन्स करने में लिया जाएगा उतना ही सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए जाहिर है वो सॉक एनालिस्ट की टीम होती है, और टीम में मल्टीपल एनालिस्ट होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं डायग्राम दिखाना चाहूंगा आपको कि जो अलर्ट्स जो ट्रिगर होते हैं, मैं अलर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर बहुत सारे लोगों को अगर अलर्ट्स का आइडिया नहीं कि वो किस तरह आ रहे होते हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। उसकी एक जनरल मैं आपको फ्लो बता दूं कि किसी भी अगर एंड पॉइंट से या अगर आपके फायरवॉल के लॉग्स आ रहे हैं तो वो रॉ लॉग्स आ रहे होते हैं, आपने अपने सीम पे इंटीग्रेट करवा दिया। उन रॉ लॉग्स में से जो है वो आपके काम के क्या लॉग्स हैं, वो जो है वो फिर सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो होते हैं वो जो है डिसाइड करते हैं। इसी तरह फिर जो उन इवेंट्स में से जो है वो उनकी अ, आप कह सकते हैं कि नॉइस को हटाना और उसमें से काम के लॉग्स अपने पास इंजेस्ट करवाना, उनकी पार्सिंग करना, उनकी मैपिंग करना, उनकी बेसिस पे अलर्ट्स ट्रिगर करवाना, देन उन अलर्ट्स को या उन रूल्स को, जैसे मैंने शुरू में फाइन ट्यून के बारे में कहा, उनको फाइन ट्यून करना ताकि फॉल्स पॉजिटिव का रेशो कम हो। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है। अच्छा, सॉक, अच्छा सैयद शामिर, आप कुछ सवाल कर रहे हैं? अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। अच्छा सर, ये जो अलर्ट्स आपकी आवाज़ बहुत स्लो क्योंकि है रॉ शामिर। लॉग्स। हेलो, अब आ रही है आवाज़? जी जी। आवाज़ क्लियर है सर? जी जी, क्लियर है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपने कहा ना कि जो फायरवॉल से लॉग्स आते हैं सीम में, तो वो रॉ लॉग्स आते हैं। तो उनको हमने देखना है कि कौन से काम के लॉग्स हैं या हमारे लिए कौन से ज़रूरी हैं, तो उसको हम उस तरह डिकोडर बनाते हैं या
उसको पार्स करते हैं। तो ये जो डिकोडर बनाना, या क्योंकि इस पे फिर पाइथन या फिर बैश स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये फिर मतलब के सिक्योरिटी इंजीनियर्स करते हैं या फिर एनालिस्ट को करनी पड़ती है? नहीं नहीं, क्या कौन करता है? ये ये बेसिकली जो है वो टीयर 1 एनालिस्ट वगैरह तो इसका काम नहीं होता यूजुअली, या तो टीयर 2 एनालिस्ट कर रहे होते हैं, या अगर डेडिकेटेड आपके पास जो है वो एक सिक्योरिटी इंजीनियर मौजूद है तो, या डिटेक्शन इंजीनियर मौजूद है, वो ये काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर है देखिए, सिक्योरिटी एनालिस्ट में अगर टीयर 1 एनालिस्ट जो है ना, उसके पास इन चीज़ों करने की एक तो जेडी भी डिफाइंड नहीं होती उसकी, क्योंकि उसका काम ही नहीं है ये। और फिर जाहिर है उसका काम ये है कि वो अलर्ट्स को देखे, उनको एनालिसिस करे एंड देन उसकी एस्केलेशन करे। सर जेडी को थोड़ा डिफाइन कर दें, जेडी के क्या मतलब है? जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली कि किसी अगर कोई सॉक एनालिस्ट लेवल 1 पे है या टीयर 1 पे, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है उसकी, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये कि उसका रोल क्या है टीयर 1 एनालिस्ट का। उसका काम है अगर अलर्ट ट्रिगर हो गया तो उसको वैलिडेट करना है कि इधर ये ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। और अगर ट्रू पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है उसको जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा, उसको एस्केलेशन करनी पड़ेगी अपने टीयर 2 के पास। और अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो जाहिर है वो अलर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर उसमें अगर फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है तो जाहिर है वो फाइन ट्यूनिंग के लिए वो अपनी सजेशन जो है वो टीयर 2 एनालिस्ट को दे देगी। सही, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी तो खैर मैं थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा हर फील्ड और हर डोमेन के जो आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे। तो सॉक का थोड़ा सा जो है वो कॉन्स, या आप कह सकते हैं हिडन कॉस्ट, ये भी है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सॉक की टीम बिल्ड होती है, जाहिर है बहुत सारे लॉग्स भी आ रहे हैं, उन पे प्रॉपर जो है वो मैपिंग पार्सिंग भी करनी है, उनके अंदर से रेलेवेंट लॉग्स भी इंटीग्रेट अपने पास जो है वो काम के लॉग्स भी रखने हैं। तो एक सॉक की मैच्योरिटी का एक प्रोसेस होता है जो कि साल 2 साल 3 साल तक चलता रहता है। अब लेकिन उसमें होता ये है कि अलर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रिगर होंगे, तो वो जो सॉक एनालिस्ट टीयर 1 है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्तिहान हो जाता है फिर, कि जब वो अगर अपनी शिफ्ट में बैठा है तो जाहिर है उसके पास अलर्ट की एक बॉम्बार्डमेंट होगी। तो यूजुअली जब मैं भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में एज एन आर गया तो वहाँ पर सॉक की मेच्योरिटी पर काम हमें करना था। तो वहाँ पर डेली जो है वो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास 120 टू 140 या 150 अलर्ट्स ट्रिगर होते थे। तो उनको केटर करना, उन सबको इन्वेस्टिगेट करना, देन उनको क्लोज करना या उनमें फाइन ट्यूनिंग की रिक्वेस्ट जनरेट करना, ये एक बहुत मतलब टाइम टेकिंग काम होता है। जाहिर है अगर 100 150 अलर्ट्स आ रहे हैं उनको देखना, इसी तरह सिंगल एनालिस्ट ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट आपको 2-3 एनालिस्ट तो चाहिए होते, ताकि वो अपने काम को डिवाइड कर सकें और उन अलर्ट्स को केटर कर सकें, और उनमें से जो फाइन ट्यूनिंग के रिक्वेस्ट है, वो सजेशंस है, वो फिर आगे अपने सॉक एनालिस्ट लेयर टीयर 2 को या डेडिकेटेड सिक्योरिटी इंजीनियर्स को एस्केलेट कर सकें। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कॉस्ट, हिडन कॉस्ट ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने शुरू में सॉक की टाइप्स में डिस्कस किया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटसोर्स सॉक इसीलिए करती हैं क्योंकि उनके पास जाहिर है वो इन हाउस टीम बैठाने के लिए उनका इतना बजट नहीं होता। क्योंकि जाहिर है वो इन हाउस टीम जब बैठाएंगे तो उनकी प्रॉपर फैसिलिटेशन होगी, टूल्स और ये सारी चीज़ों की जो है जाहिर परचेजिंग होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं शॉप में। तो जाहिर है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट इतना हो जाएगा कि जो कि उनके बिजनेस से अलाइन नहीं हो रहा होगा। ये बिजनेस से अलाइनमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट अलाइनमेंट, आप अगर कोई जीआरसी की साइड भी होगा तो वो इन चीज़ों को भी देखेगा। अच्छा, इसी तरह स्टॉक में टैलेंट शॉर्टेज या बर्नआउट का रीज़न भी ये होता है कि जाहिर है अगर आप देखें सॉक की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सॉक में जाहिर सी बात है अगर किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में अगर सॉक की टीम काम कर रही है तो मिनिमम मिनिमम उसके पास 5 एनालिस्ट होने चाहिए जो कि 24/7 वर्क कर सकें। ये वो एनालिस्ट होंगे जो कि सिर्फ मॉनिटरिंग में होते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर टीयर 2 एनालिस्ट की बात करें, या आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियर होना चाहिए, आपके पास सॉक मैनेजर होना चाहिए या सॉक लीड होना चाहिए जो कि उस पूरी टीम को लीड कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, तो 6-7 लोग 8 लोग तो आपको एक टीम में चाहिए चाहिए।
ताकि आप एक सॉक को रन कर सकें। अब जाहिर है अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में 8 लोग चाहिए आपको, तो उसी तरह से टैलेंट भी जो है वो आना चाहिए। तो ग्लोबली सॉक की जॉब ज़्यादा होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग, अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों में, लोग बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी आए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। यूजुअली अगर आप कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यूजुअली सबका माइंड ये होता था कि मुझे जो वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साइड पे ही मूव होना है, HTML CSS के थ्रू सब शुरू कर रहे होते थे। तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड बहुत सारे लोगों को इतनी फैसिनेट भी नहीं करती थी, और लोग मूव भी नहीं होते थे इस तरफ। अच्छा, बर्न आउट का भी ये है कि देखें, जो शिफ्ट्स होती हैं, जाहिर है वो मॉर्निंग भी होती है एनालिस्ट की, इवनिंग भी होती है, नाइट भी होती है। तो अ, ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हर कोई जो है वो नाइट शिफ्ट्स का जो वर्कलोड है, या रातों को जागना और सुबह तक काम करना, वो हर किसी की बॉडी जो है वो उसको इतनी फैसिलिटेट भी नहीं कर पाती। तो ये भी एक वजह होती है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी छोड़कर जो है वो शौक से शिफ्ट हो जाते हैं। मैं मेरे साथ एक लड़के की ज्वाइनिंग हुई थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसने 1-2 दिन ही काम किया, फिर उसने छोड़ दिया। तो माइट भी वो फिर इन्फोसेक की दूसरी डोमेन में चला गया। माइट भी पॉसिबल है कि उसको शौक में अपने आप को बर्नआउट नजर आ रहा हो। अच्छा, शौक चूंकि अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के शौक का पार्ट है जहां पर अभी शौक की मेच्योरिटी के ऊपर काम चल रहा है, कि अलर्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जाहिर है वो शौक का जो फोकस है वो ज्यादा जो है वो, जैसे मैंने बताया कि अगर 100-120 अलर्ट आ रहे हैं, तो जाहिर है उनको केटर करना, उनको क्लियर करना, वो फोकस हो जाता है, रिएक्टिव फोकस हो जाता है, कि जब आपके पास अलर्ट आए हैं तो आप रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, रादर देन जो है वो टीम जो है वो फिर मैनुअली थ्रेट हंटिंग की तरफ जाए। तो एक ये भी जो है वो एक, खैर ये शौक की मेच्योरिटी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शौक मेच्योर होता है। अच्छा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दे दूं कि शौक में जाहिर है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, या कोई अलर्ट आता है तो उस पर हम एज एन एनालिस्ट जो है वो क्या वर्किंग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। फिशिंग ईमेल, फिशिंग हम सब ने बहुत ज़्यादा सुना ही होगा। तो ईमेल एनालिसिस जो एक बहुत बड़ा पार्ट होती है सॉक का, और उसके लिए भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये एक फ्लो डायग्राम है। अच्छा, ईमेल एनालिसिस में देखें, कोई भी ईमेल आपके पास आती है तो ज़ाहिर है वो आपको उस पर प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। देन आप फिर डिसाइड करते हैं कि आइदर वो ईमेल जो है वो क्लीन थी, या स्पैम थी, इररेलेवेंट थी यूज़र के लिए, या फिर एक्चुअल में फिशिंग थी। तो और अगर आप शॉक में ना भी हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, और साइबर सिक्योरिटी में भी अगर आप नहीं हैं, अगर आप टेक में हैं, तो जाहिर है अब हर कोई जो है वो ईमेल यूज़ करता है। फिशिंग जो है वो किसी को भी जो है वो टारगेट कर सकती है। तो थोड़ी सी ईमेल एनालिसिस जो है वो हर किसी को आनी चाहिए, ताकि उसके पास जब भी कोई ईमेल आए तो वो चीज़ों को सस्पेक्ट कर सके और उसको देख सके, और उसको फिर फैसला ले सके आइदर ये ईमेल मेरे लिए है या नहीं है, आइदर ये फिशिंग तो नहीं है, मैं इसमें ट्रैप तो नहीं हो जाऊंगा। तो सबसे पहले देखें, जब भी कोई ईमेल आती है, आप सेंडर देखते हैं, सेंडर का नाम देख रहे होते हैं कि आइदर ये रेलेवेंट सेंडर है भी या नहीं है। ये सेंडर का बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो सेंडर की डोमेन होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, तो वो देख के ही जो है वो सस्पिशियस लग रही होती है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि सेंडर की डोमेन जो है वो बहुत क्लीन हो, या एक नॉन डोमेन से आ रही हो, सेंडर का नाम भी ठीक हो। तो इन चीज़ों को पहले देखना है। अच्छा, अगर कोई डोमेन ऐसी है जो कि आपको लगता है कि नहीं यार मेरे काम की नहीं है, या इररेलेवेंट है, या रेलेवेंट भी है, तो अगर आप ईमेल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप उसके डोमेन की रेपुटेशन चेक करें। थ्रेड इंटेल प्लेटफॉर्म पे, आप वायरस टोटल पे देख सकते हैं, आप और डिफरेंट पोर्टल्स पे देख सकते हैं। इसी तरह आप उसका जो कंटेंट है ईमेल का, वो क्या है, उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि उस कंटेंट में जो है वो कोई अर्जेंसी शो नहीं हो रही, या कोई सस्पिशियस जो है वो उसकी थीम तो नहीं है ईमेल की, और उसमें कोई अटैचमेंट है, उसमें कोई लिंक है। अगर ये चीज़ें हैं तो इनको देखना। ज़ाहिर है अगर आप किसी ऐसी लिंक पे क्लिक कर दें जो कि सस्पिशियस हो, मलीशियस हो, तो फिर उसके प्रोज उसके उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी तरह कोई अटैचमेंट है, आपने अटैचमेंट रन कर दी और वो मलीशियस अटैचमेंट थी,
तो उसका भी एक कौन है, तो आपको ये चीजें भी देखनी है। अच्छा, ईमेल हेडर एनालिसिस बहुत जरूरी है बीइंग अ सॉक एनालिस्ट। आपके पास कोई टूल नहीं है सैंडबॉक्सिंग का, आप बिना टूल के अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप जाहिर है, एक तो आपने बॉडी देख ली कि उसमें कोई अटैचमेंट तो नहीं है, इसमें कोई कोई यूआरएल तो नहीं है, या कोई इसमें उसका जो कंटेंट है बॉडी का उसमें कोई अर्जेंसी वगैरह तो नहीं है। लेकिन आपको हेडर एनालिसिस भी लाजमी करनी है। हेडर एनालिसिस क्यों करनी है? हेडर एनालिसिस में आपको पता चलता है कि जिस डोमेन से, लेट सपोज किसी लेजिट डोमेन, सेंडर डोमेन लिखा हुआ आ रहा है, और मैं इस चीज पे तसल्ली कर लेता हूँ कि ठीक है ये लेजिट डोमेन से, लेकिन माइट भी पॉसिबल है कि वो डोमेन जो है वो आपको इम्पर्सोनेट करने के लिए दिखाई गई होगी, लेजिटिमेट है, लेकिन अटैकर जो है उसने जो है वो, जब आप उसका ईमेल हेडर चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो उसमें रिटर्न पाथ होगा, जब रिटर्न पाथ ये होगा कि जब आप उस ईमेल पर रिप्लाई करेंगे तो वो ईमेल वापस जाएगी किसके पास, किस डोमेन पे जाएगी, किस सेंडर के पास जाएगी। तो अगर अटैकर ने किसी भी डोमेन को इम्पर्सोनेट भी किया हुआ है, और जाहिर है अगर मेरी एक डोमेन है जो कि मेरे पास होस्टेड है, लेट सपोज उस डोमेन तक अटैकर का एक्सेस नहीं है, मेरे पास जो डोमेन है, जो मेरे पास सर्वर है, उस तक एक्सेस नहीं है, और वो इम्पर्सोनेट करता है सेंडर एड्रेस पे, लेकिन जब वो रिप्लाई जाएगा ईमेल का तो वो उस अटैकर के ईमेल सर्वर पे, उसकी डोमेन पे, उसके सेंडर एड्रेस पे जाएगा। तो ये चीज़ आपको लाजमी चेक करनी है हेडर एनालिसिस में कि रिटर्न पाथ क्या है सेंडर का। इसी तरह जो सेंडर की जो आईपी एड्रेस आ रही है, जहाँ से ईमेल आई है, वो आईपी एड्रेस किससे बिलोंग करती है। इसी तरह एसपीएफ, डीकेआईएम, डिमार्क के ये सिग्नेचर्स होते हैं जो ऑथेंटिकेशन बताते हैं ईमेल की। ये क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है सॉक एनालिस्ट के लिए। इस पर मैं आगे आऊंगा अगली स्लाइड पे। अच्छा, जो सेंडर की डोमेन है या सेंडर की जो आईपी एड्रेस है, उसको लाजमी जो है वो थ्रेड इंटेल प्लेटफॉर्म पे उनकी रेपुटेशन चेक करें, उनकी हिस्ट्री चेक करें। इसी तरह जो ईमेल बॉडी है वो लाजमी पढ़ें, उसको लाजमी देखें, उसके अंदर कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं है कि जो कि वाकई सस्पिशियस हो। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि अगर ये ईमेल जो है वो क्लीन है, स्पैम है, या फिशिंग है आपके लिए। अच्छा, अगर यूआरएल है, लेट सपोज यूआरएल इंक्लूड है, तो यूआरएल माइट भी पॉसिबल है कि वो क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग के लिए हो। अच्छा, मैं पहले आपको एसपीएफ डीकेआईएम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर मैं आपको दो तीन जो ईमेल मैंने एनालाइज किया है वो फिर उसका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एसपीएफ बेसिकली, जैसे मैं सेंडर आईपी की बात कर रहा था, अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने पास जब ईमेल कॉन्फ़िगर करती हैं, अपने ईमेल सर्वर बनाते हैं, तो वो पब्लिश करते हैं अपने कि किस आईपी के थ्रू जो है वो उनके ईमेल सर्वर के थ्रू जो है ईमेल आएगी आपके पास। तो उस आईपी को कंफर्म करना, और सॉरी, उसको वैलिडेट करना लाजमी है। अगर से जाहिर है कि अगर सेंडर अटैकर जो है वो अपने किसी सर्वर के थ्रू भेज रहा है, तो जाहिर है वो सेंडर आईपी जो है वो किसी भी लेजिट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं आएगी। एसपीएफ जो है वो इस चीज को बताता है, जैसे कि मैंने लिखा है कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो चेक करता है कि जो सेंडर ईमेल सर्वर है वो ऑथराइज्ड है भी उस डोमेन से या नहीं है। लेट सपोज अगर कोई लेजिट डोमेन इम्पर्सोनेट होता है और सेंडर आईपी जो है वो उस डोमेन की नहीं आती है, तो सबसे पहला आपको सस्पिशियस चेक मिल गया कि ये ईमेल सस्पिशियस है। इसी तरह डीकेआईएम जो है वो, जो ईमेल में जो है वो एक डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो जाती है जब वो सर्वर ईमेल जिस सर्वर से आ रही होती है, उसको वेरीफाई आप
खुद नहीं करते, वो आपका ईमेल सर्वर कर रहा होता है उस सिग्नेचर को, जो कि पब्लिक की जो है वो पब्लिश होती है, सेंडर डोमेन ने पब्लिक की भी पब्लिश की भी होती है। अच्छा, आपके पास जो सिक्योरिटी टूल्स लगे होते हैं, या अगर आप हेडर एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस हेडर के अंदर जो है वो ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि DKIM SPF पास है या नहीं है। तो वहां पर पास या फेल इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ईमेल जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं। इसी तरह अगर ईमेल आते हुए आपके पास बीच में कहीं पर भी जो है वो अटैकर ने, या बीच में कहीं पर भी जो है वो अगर मॉडिफाई हो जाती है, तो जाहिर है वो सिग्नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको फिर वो DKIM पे पता चल जाएगा कि इधर ये पास हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह डिमार्क है। डिमार्क बेसिकली जो है वो इन DKIM और SPF पे चल रहा होता है कि वो ये देखता है कि इन दोनों में से जो रिजल्ट उसके आए SPF के या DKIM के, वो उसकी बेस पे फिर आगे फैसला कर रहा होता है कि जो ईमेल आई है आपके पास, उसको आगे पास होना है या उसको क्वारंटाइन करना है, उसको ब्लॉक करना है। अच्छा, रीसेंट जो ईमेल्स जो चल रही हैं फिशिंग की, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर्स फेस कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी ईमेल सिक्योरिटी टूल पे भी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने देखा है वो है क्यूआर बेस्ड फिशिंग। क्यूआर बेस्ड फिशिंग में क्या होता है कि जो मैंने एनालाइज किया है, कि देखिए पहले तो ये अटैकर करते थे कि आपके पास जो एक मलिशियस लिंक लगा दिया ईमेल बॉडी के अंदर, और वहां पर लिख दिया बटन के अंदर जो है वो क्लिकेबल बना दिया कि आप इस पर क्लिक करें, और वो लिंक आपको मलिशियस वेबसाइट के ऊपर या क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पेज के ऊपर ले जाता है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो क्यूआर कोड के थ्रू जो है वो रिडायरेक्शन करवा रहे हैं। क्यूआर कोड के थ्रू किस तरह करवा रहे हैं, या तो ईमेल बॉडी के अंदर क्यूआर कोड है, या फिर वो क्यूआर कोड एक पीडीएफ में अटैच कर रहे हैं, उस पीडीएफ में थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और उस पर जो है यूजर को जो है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो है वो सैलरी इंक्रीज हो गई है, आप जो है उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और लॉग इन करें और कंफर्म करें, किसी भी तरह से ट्रिक कर दें। तो वो उस पीडीएफ के अंदर जो है वो क्यूआर कोड को अटैच कर रहे हैं। अब जब वो पीडीएफ के अंदर क्यूआर कोड अटैच हो रहा है, वो क्यूआर कोड स्कैन करने पे उस मलिशियस साइट पे लेकर जाएगा, तो जाहिर है वो इतनी डीप एनालिसिस जो है वो बहुत सारे ईमेल सिक्योरिटी टूल्स नहीं कर रहे हैं, जो कि ईमेल सिक्योरिटी टूल्स के थ्रू बाईपास हो जाती है, यूजर के पास आ जाती है। क्यूआर बेस्ड फिशिंग जो है वो अभी बहुत ज्यादा यूजर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस तरह कुछ फिशिंग टाइप्स मैंने लिखी हैं। स्पेयर फिशिंग जैसे है, वो स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन पर्सन्स को, जो कि आप कह सकते हैं वो हाई पोस्ट पर भी हो सकते हैं, कि आपने सिर्फ उनको स्पेसिफिक पर्सन को ही टारगेट किया है। इसी तरह बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि मैंने एक बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज इस तरह एनालाइज किया कि एक लेजिट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेजिट ईमेल एड्रेस थी, लेकिन उस ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में यूजर्स के पास जो है वो फिशिंग आई। इवन उस सेंडर एड्रेस और उस डोमेन से रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स की जो है वो कम्युनिकेशन होती थी। तो जाहिर है हर यूजर ने जिसके पास गई उसने जो है वो यही अंडरस्टैंड किया कि क्योंकि हमारी इनसे कॉन्वर्जेशन होती है तो लेजिट ईमेल है, जबकि वो ईमेल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था उस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके थ्रू अटैकर ने फिशिंग भेजी। फिशिंग भी इस तरह थी कि उसके अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू जो है वो अटैकर ने जो है वो फिशिंग और कमांड्स भेजे हुए थे कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बैकएंड पे जो कमांड्स रन होंगे, वो कमांड जो है वो अटैकर ने जो है वो उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल के थ्रू जो है वो यूजर्स को जो है फिशिंग के थ्रू भेजे हुए थे। तो एक ये चीज थी। अच्छा, अब इसमें भी ये हुआ कि ये चीजें भी ईमेल सिक्योरिटी टूल से बाईपास हो गई, क्योंकि वो बज़ाहिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो लेजिट सॉफ्टवेयर है, और जाहिर है जब तक इसी तरह जब अब इसमें मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारी चीजें जो सिक्योरिटी टूल से बाईपास हो भी जाती हैं, जब वो डिटेक्शन में आती हैं तो फिर हम उनकी मेच्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। जब जैसी ये चीजें आई तो फिर हमने इसके ऊपर, इसकी मेच्योरिटी के ऊपर और इसकी फाइन ट्यूनिंग के ऊपर और पॉलिसी अपडेशन के ऊपर काम किया। वो एज एन एनालिस्ट मैंने सजेस्ट किया अपने टियर 2 को, या आप कह रहे हैं अपने मैनेजर को, अपने POC को, ताकि वो आगे उसकी एस्केलेशन करें। अब ये चीज़ जब मैंने एनालाइज करनी है, एनालिस्ट जब इन चीज़ों को एनालाइज कर ले कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं,
अब जाहिर है जब क्यूआर कोड की चीज होगी तो वो आपको जो क्यूआर कोड स्कैन भी करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी सैंड बॉक्सिंग के ऊपर जो है वो अगर कोई फाइल या अटैचमेंट आई है तो उसको सैंड बॉक्सिंग इन्वायरमेंट में आपको उसको रन करके देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर प्रोसेस क्या क्या रन हो रहे हैं। देन जब आप ईमेल एनालाइज कर लेंगे, आप फिर डिसाइड करेंगे, एनालिस्ट फिर डिसाइड करता है कि आइदर ये ईमेल क्लीन थी या फिशिंग थी या मलिशियस थी। अच्छा, स्पैम क्यों होगी कोई ईमेल? इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि स्पैम मोस्टली हम आप ये कह सकते हैं कि कोई मार्केटिंग ईमेल जो कि इररेलेवेंट है यूजर से, ये मार्केटिंग ईमेल बहुत सारे यूजर्स को आती है, तो वो अगर इररेलेवेंट है उससे यूजर से, तो बीइंग अ सॉक एनालिस्ट जो है वो उन ईमेल्स को स्पैम कैटेगराइज कर देता है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल इस वर्क फ्लो में तो वो कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का सवाल नहीं है? अगर किसी का सवाल है तो हैंड, अच्छा बासित चले पहले आप कर लें। बासित हैंड अस्सलाम रेज किया वालेकुम हुआ सर। है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने शुरू शुरू में ही करा था हैंड रेस वैसे। अच्छा सर, मुझे ये सॉरी, पूछना थोड़ा था। सा क्लियर बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ सर, मैंने शुरू में ही हैंड रेस किया था जब आप अच्छा अच्छा स्टार्टिंग में ये समझा रहे थे ना कि ट्यूनिंग करते हैं नॉइस कम करने के लिए। तो सर ये जो काम होता है वो L1 का ही होता है? नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अब जैसे बीइंग एन L1 आपके पास कोई अलर्ट आता है, ठीक है, आपने जी। उसको इन्वेस्टिगेट किया, आपको लगा कि यार ये सर्विस अकाउंट था जो कि लेजिट सर्विस अकाउंट है और ये ट्रिगर हो रहा है, बार बार इसके लॉगिन आ रहे हैं और ये फाइल्स एक्सेस करता है, ये सर्विस परफॉर्म करता है। तो आपने पहले सही। प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, आपने रेलेवेंट टीम के साथ जो है अपने L2 को एस्केलेट किया, उसके ऊपर लेट सपोज आपको सस्पिशियस लगा, ठीक है, मैं एक सिनेरियो पे सही। चलता हूँ, आपको सस्पिशियस लगा, आपने अपने लेयर टू को एस्केलेट किया, उसने मजीद इन्वेस्टिगेशन की और जो है वो रेलेवेंट टीम से उसके बारे में पूछ लिया, उसके बारे में आपके पास वैलिडेशन आ गई, वर्डिक्ट आ गया कि हाँ ये सर्विस अकाउंट हमने बनाया है, ये चीजें परफॉर्म करता है। यहाँ पर L1 का काम सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था, उसकी एस्केलेशन थी अपने L2 को। अब जो उसकी फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव ट्रिगर हो रहा है, वो नॉइज जनरेट कर रहा है डेली बेसिस पे, अगर सर्विस अकाउंट जाहिर सी बात है वो चलते हैं, अब वो डेली बेसिस पे अगर 10-15 अलर्ट सिर्फ सर्विस अकाउंट के आ रहे हैं, तो जाहिर है वो एक एनालिस्ट के लिए वो बहुत ज्यादा नॉइजी है। उसने एस्केलेट कर दिया अपने सही। लेयर 2 को, लेयर 2 ने मजीद इन्वेस्टिगेशन करके जो रेलेवेंट टीम थी उस सर्विस अकाउंट को रन करने वाली, उससे वर्डिक्ट ले लिया, उससे जस्टिफिकेशन ले ली। देन उसके बाद उसकी फाइन उस रूल की फाइन ट्यूनिंग के ऊपर वर्किंग होगी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए ये होता है कि लेयर 2 के पास एक्सेस होता है कि वो रूल्स की जो है फाइन ट्यूनिंग कर सके सीम के ऊपर, या फिर डेडिकेटेड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या सीम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो फिर वो एस्केलेशन वहां चली जाती है। सही है सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जैसे आपने जरूर। बताया सर कि नाइट शिफ्ट में बड़ा मसला होता है, तो सही है। मतलब अक्सर होता है लोग नहीं कर पाते। तो सर ऐसा होता है कि इंटर्नशिप्स वगैरह जो होती हैं वो नाइट में भी होती हैं? हो सकता है, पॉसिबल है। अब जैसे आप इंटर्नशिप सॉक में कर रहे हैं और जहाँ पर 24/7 सॉक चल रही है MSSP में आप, तो जाहिर है वो आपको शिफ्टों में भी रोटेट करेंगे। सही। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए सॉक में आने का, देखिए जो भी सॉक में आ रहा है हर डोमेन की एक रिक्वायरमेंट है, तो जो सॉक में आ रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे 24/7 वर्किंग करनी है, मुझे जो है वो शिफ्ट में भी, रात की शिफ्ट भी करनी है, इवनिंग भी करनी है, मॉर्निंग भी करनी है, और इवन अगर मैं लेट सपोज मैं नाइट शिफ्ट करके जाता हूँ घर, जाहिर सी बात है मुझे हम्म। सोना है, लेकिन जो मैंने 8 घंटे में काम किया है, ये कोई भी चीज ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट या जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे दिन 2 बजे या 12 बजे बतानी है मॉर्निंग वाले को, तो जाहिर सही। है वो मुझे कॉल भी करेगा, तो जाहिर है मुझे कॉल में उठना ही पड़ेगा। तो देखिए ये कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी होंगे, तो ये उसमें आता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सुल्तान, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, माइक अनम्यूट कर लें आप सुल्तान। जस और है सैयद शामिर, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, चले आप कर लें सवाल।
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी जो ऑनर है किसी ईमेल का, तो वो अगर अपना एसपीएफ या जो डीकेआईएम रिकॉर्ड है वो सबमिट ही नहीं करता, तो ठीक फिर है। मतलब कि वो अगर जैसे कि आपने बताया कि डी मार्क जो है वो काम करता है, अगर एसपीएफ और डीकेआईएम पे देखता है कि अगर पास है तो फिर वो उसको जाने देता है, अगर फेल है तो फिर वो ईमेल जा नहीं सकती आगे। तो अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर डी मार्क क्या करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखें, डीकेआईएम में तो देखें ये होगा ना कि जब किसी भी ईमेल सर्वर से ईमेल आ रही होगी तो वो तो वहाँ पे सिग्नेचर लग जाएगा। ठीक है, उस सिग्नेचर को वैलिडेट कर लिया जाएगा। अच्छा, एसपीएफ में क्या है कि लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ईमेल सर्वर की आईपी पब्लिश नहीं की है, तो एसपीएफ एरर शो कर देगा, जैसा मैंने बताया पास फेल एरर, तो वो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता ये है कि मुझे एक वो वर्ड याद नहीं आ रहा, सॉफ्ट पास या गैस गैस पास आता है लिखा हुआ, तो उस पे भी जो है वो डिमांड जो है वो ईमेल को डिलीवर कर देता है। और मोस्ट और ये भी पॉसिबल है कि अगर दोनों में से दोनों चीजें ही नहीं वैलिडेट हो रही, तो डिमांड जो है उसको क्वारंटाइन कर देगा ईमेल को। सर फिर एक दफा ये ईमेल एनालिसिस किया था तो उसमें एसपीएफ और डीकेएम सिग्नेचर थे ही नहीं। तो ठीक वो है, डी मार्क जो था उसने क्या किया कि ईमेल को आने दिया, वो अब आ देखें, गई ईमेल क्योंकि वो उसको सही है। मेंशन ही नहीं किया। अब ये जो ईमेल एक्सचेंज सर्वर के जो एडमिन्स हैं, सही है, उन्होंने किस तरह से पॉलिसीज बनाई हुई है, जाहिर है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम है। और सॉक का इसमें कोई रोल भी नहीं है। तो अब ये वो बताएंगे कि उन्होंने अब देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे ये एज अ सॉक एनालिस्ट जो है उसके पास ये इशू आता है, ये सिनेरियो आता है, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने से ऊपर वालों को एक्सक्लेट करेगा, लेयर 2 को एक्सक्लेट करेगा कि मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई है। फिर ये रेलेवेंट टीम को, जो एक्सचेंज के जो एडमिन है, ये फिर उनके पास इशू जाएगा कि हमारे पास देखें इसमें इस ईमेल के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूआर कोड के ऊपर मैंने बताया कि अगर मुझे क्यूआर कोड वाली चीज़ मिली और वो ईमेल सिक्योरिटी टूल ने नहीं रोका, तो हमने फिर आगे जो ईमेल सिक्योरिटी के जो एडमिन थे, हमने फिर उनको जो है वो आगे एक्सप्लेन किया कि आपके पास ये जो पॉलिसीज हैं आपके सिक्योरिटी टूल के ऊपर, इनको वैलिडेट करें, इनको देखें, ये इशू हमारे पास है। तो फिर जाहिर है वो एक्सचेंज एडमिन के ऊपर जी चला ठीक है, जाएगा। मतलब वो ठीक अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई है जिसको कोई अब तक किसी में सवाल करना हो तो वो माइक अनम्यूट कर ले अपना, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्सलामुअलैकुम शोएब। वालेकुम सलाम। शोएब भाई, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। यार आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मुझे शोएब भाई बेसिकली आपसे एक सवाल पूछना था। अगर मेरी आवाज़ अब कट जाए तो बता दिएगा। अच्छा, शोएब भाई बेसिकली जैसे आपने नाइट शिफ्ट के सिनेरियो की एक बात की, अगर एक सॉक एनालिस्ट जो है वो नाइट शिफ्ट में हमारे पास अगर बैठा हुआ नाइट शिफ्ट में है, ठीक है, एंड उसके पास कोई फिशिंग ईमेल हमारे पास पॉप आउट हो जाती है, ठीक है, तो इफ दैट फिशिंग ईमेल्स कम फ्रॉम द लेजिट डोमेन, ठीक है, लेकिन वो फिशिंग है, ठीक है, लेकिन लेयर वन जो है वो ही इज रियली न्यू इनफ टू एनालाइज दैट ईमेल, तो फिर लेयर वन के क्या एक्शंस होते हैं, या अगर हमारे पास रात में ही कोई अटैक आ जाता है और कोई लेयर टू या लेयर थ्री अवेलेबल नहीं है, कोई भी चेन ऑफ कमांड में अवेलेबल नहीं है, तो देन लेयर वन के क्या एक्शन होते हैं इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री और स्टैंडर्ड्स, अगर आप बता सकें तो। ठीक है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो भी सॉक की टीम होती है या उसके जो लेयर्स होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करेंगे। अब लेट सपोज कोई लेयर वन एनालिस्ट है और उसके पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस वक्त नहीं है, लेकिन जाहिर है उसका कोई लीड मौजूद होगा जो कि ऑलरेडी उस वक्त उसके साथ शिफ्ट में नहीं होगा, उसके बाद उसका मैनेजर मौजूद होगा। तो जाहिर है लेयर वन पे पहले तो ये आएगा कि अगर कोई चीज़ उसको कंफर्म्ड मलिशियस एक्टिविटी लगती है, तो सबसे पहले तो अगर किसी एंड पॉइंट पे मलिशियस एक्टिविटी है तो उसे वो एंड पॉइंट आइसोलेट करना पड़ेगा। एंड साथ ही उसको जो जैसे मैंने प्रोसेस में बात की कि उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके पास मौजूद होगा, उसका लीड है, उसका मैनेजर है। देन उसको साथ साथ उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है कि मेरे पास ये एक्टिविटीज आई थी, मैंने इसको आइसोलेट कर दी है, ताकि प्रॉपर
उसकी एस्केलेशन, उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपकी अपनी जो मैनेजमेंट है SOC की, वो भी प्रॉपर उसको उन्हें विजिबिलिटी मिले। आई होप मैंने आपके सवाल को सही तरह कैटर किया होगा। हाँ जी बिल्कुल। Hello? गॉट योर अरे आंसर। थैंक यू। थैंक। अच्छा अच्छा और कोई? सर ये बाइक, जी सर आवाज आ रही है? जी जी अच्छा सर, ये जो जैसे बाइक का क्वेश्चन था, तो इसमें मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है, मेरे ख्याल से कि ये वो जिसमें हम जिस काम कर रहे हैं उधर जहाँ पे कंपनी में, तो वो हमें प्ले बुक देते हैं मेरे ख्याल से, कि उसको देख के हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फिशिंग के लिहाज से अलग प्ले बुक होगी, या गाइड बुक, या कुछ इस तरह का मेरे ख्याल से कुछ होता है, कि जिसमें हम अगर 100 एनालिस्ट जो लेवल 1 पे है, उसको अगर इतना एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं है कि कैसे ट्राई करना है उसको, तो वो प्ले बुक से भी रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही है सर? ऐसा ही है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस है ना, वो आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो वेरी कर सकते हैं। कहीं पर जो है वो आपके पास साथ में जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी पॉसिबल है कि आपके लेयर 1 के साथ लेयर 2 हर शिफ्ट में मौजूद होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी पॉसिबल है कि आपके पास सिर्फ एक ही लेयर 2 हो, बाकी सारे L1 हो, जो कि जाहिर सी बात है वो सारी शिफ्टों में नहीं होगा। लेकिन आपके पास प्लेबुक और आपके पास जो SOPs होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किस तरह वर्किंग करनी है किसी भी अलर्ट के ऊपर। अच्छा महानूर आई गेस, जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप माइक अनम्यूट कर लें। जी मेरा सवाल ये है कि आवाज आ रही है? जी जी अच्छा। अ, सॉरी आपकी आवाज़ कट गई, कोई नॉलेज नहीं लेना आपकी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब। ओके। आप क्लियर है? नहीं आपकी आवाज़ कट रही है। आप क्लियर है? जी अभी क्लियर है। जी मेरा एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है ना आईटी का, तो मैं सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे कुछ करना चाहती हूँ। मतलब सॉक ठीक, में फॉर एग्जांपल जाना चाहती हूँ। सो मतलब फर्म्स हायर करते हैं या वो कहते हैं कि बैचलर्स होना जरूरी है आईटी में? क्योंकि मैंने बहुत सारी जॉब्स में देखा है कि लिखा हुआ था कि बैचलर्स इज इम्पोर्टेंट, ठीक नेसेसरी। है, ठीक। अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं? जी। आप नहीं, मैं मेरा बैचलर्स हो गया बैचलर्स हो बिजनेस गया ना मैनेजमेंट आपका? में। तो ठीक है जी। ठीक है। नहीं बैचलर्स हो गया तो गुड है। अच्छा देखिए, मोस्ट जो साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब्स आ रही होती है उनमें ये लिखा होता है कि आपका जो बैचलर्स है वो किसी ना किसी IT फील्ड में हो। इट्स ओके लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि IT से ताल्लुक ही नहीं रखते थे, उनका बैचलर IT में था ही नहीं, लेकिन वो आज साइबर सिक्योरिटी में है। कोई पेट्रोलियम में था या कोई आप कह रहे हैं टेलीकॉम में था। टेलीकॉम फिर भी चले रेलेवेंट है, लेकिन कोई बिजनेस मैनेजर से आप हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो IT में नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस की, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की नॉलेज ली। बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेशन जो वो साइबर सिक्योरिटी में स्विच कर जाते हैं, हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन, किसी की भी अगर ग्रेजुएशन IT में नहीं है और वो साइबर सिक्योरिटी में एक्सेल करना चाह रहा है, तो एक तो लर्निंग और कुछ सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर लें। उससे फायदा ये होगा कि जो उसकी जो बैचलर वाली डिग्री के ऊपर जो प्लस पॉइंट आ जाएगा वो मास्टर्स की डिग्री का आ जाएगा, और मास्टर्स की डिग्री इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट हो जाएगी, तो जो कि इंडस्ट्री डिमांड है। तो उससे जो इस डिग्री से जो है वो ये वाला जो नेगेटिव पॉइंट था बैचलर्स की डिग्री का, वो कवर हो जाएगा। हाँ और किसी का कोई सवाल? तो मेरा बात आ रही है? चलें फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक और इन्वेस्टिगेशन, मैं इन्वेस्टिगेशन इसलिए बता रहा हूँ कि देखें डेफिनेशंस और क्या पाथ फॉलो करना है, ये तो जाहिर है वो मिल जाएंगे आप लोगों को इंटरनेट पे भी, आप क्लाउड से भी पूछेंगे,
चैट जीपीटी से ही पूछेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इंडस्ट्री में हम किस तरह से रेगुलर या डेली बेसिस पे सॉक एनालिसिस ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया होना जो है वो जरूरी है। अच्छा, एक मैंने डायग्राम जनरेट करवाया है, एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है। ये एक जर्नल मैंने लिया है, तो मैं इसकी बेस पे सिर्फ आपको बताऊंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आर्किटेक्चर जो है वो वेरी कर सकता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेब सर्वर है, अब वेब सर्वर पर अगर किसी भी एक्सटर्नल आईपी की जो है वो रिक्वेस्ट आती है, वो वेब सॉरी किसी का सवाल। अच्छा, प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है, जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, तो उसमें सर मेरा ये था कि सॉक में हमारे पास एक डोमेन ये होता है कि हमने, या एक वर्क कह लें कि भाई हमने फिशिंग ईमेल को एनालिसिस करके उनको सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है। क्या ये ऐसे ही है या मतलब नहीं, ये इसमें सॉक और का भी? देखें, सॉक के जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन का और सॉक के रोल का ये पार्ट है, अलग से डोमेन नहीं आप कहेंगे, ये पार्ट है। कि अगर आप एनालिस्ट अगर अपनी शिफ्ट में बैठा है, तो जाहिर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिशिंग भी आ सकती है, ईमेल किसी भी किस्म की, यूजर कोई भी ईमेल आपको रिपोर्ट कर सकता है कि भाई इसको एनालाइज करें, मुझे सस्पिशियस लगती है। तो ये तो सॉक के रोल का पार्ट है। और सर इसमें नेटवर्किंग कितना रोल प्ले करती है? नेटवर्किंग, बिल्कुल सही सवाल है सर। नेटवर्किंग जो है, मैं कुछ इसके लर्निंग पाथ के ऊपर भी आऊंगा। नेटवर्किंग मैं फिर आपको ना, ये इस सवाल का जवाब मैं आपको जब अभी लर्निंग पाथ दिखाऊंगा ना, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए, उस पर फिर वो चीज़ कवर कर दूंगा, ठीक है। सर ठीक है। अच्छा, चले, होप आईपी एड्रेस का सबको पता होगा। लेट से एक एग्जांपल है कि एक पब्लिक आईपी के थ्रू जो है वो आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके वेब सर्वर तक जो है वो एक रिक्वेस्ट आती है। लेजिट रिक्वेस्ट हो सकती है कि आपकी वेबसाइट है, आपकी वेब एप्लीकेशन है, उस पर कोई जो है वो अपने रेलेवेंट लेजिटिमेट एक्सेस करना चाह रहा है, कोई डेटा देखना चाह रहा है, तो ये भी हो सकता है। और मलिशियस रिक्वेस्ट भी हो सकती है। सॉक सॉक एनालिस्ट जो है वो चीज़ों को एनालाइज किस तरह करेगा, अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट आती है। लेट सपोज कोई अटैकर जो है वो मल्टीपल हिट्स मारता है आपके पब्लिक वेबसाइट के ऊपर, तो जाहिर है उस पे जो है सॉक एनालिस्ट किस तरह इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद डिटेक्शन आती है। तो वो थोड़ा सा एक फ्लो है, ये डिपेंड कर सकता है कि आपके पास सिक्योरिटी टूल्स किस किस लेयर पे किस तरह लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल है। अच्छा, लेट सपोज आपकी एक पब्लिक वेबसाइट है जिसकी पब्लिक आईपी होगी, यकीनन उस पर हिट जाएगी किसी भी पब्लिक आईपी किसी अटैकर की। अब या वेब सर्वर ले लें आप, तो जाहिर है आपके पास फायरवॉल होता है, जो कि आपके पास एक एच फायरवॉल है जो कि आपके पास जो है वो लगा हुआ है। एनालिस्ट जो है वो ये देखेगा कि वो आईपी जो है वो जब उस आईपी के ऊपर वर्किंग करेगा, उस आईपी के ऊपर फिल्टर लगाएगा, तो वो देखेगा कि फायरवॉल के लॉग्स भी वो चेक करेगा कि फायरवॉल के लॉग्स में उसको ये मिलेगा कि अगर ये अलाउ हुआ था या डिनाई हुआ था। ठीक है, इसी तरह फायरवॉल के बाद अगर आपके वेब सर्वर के अबव जो है वो आपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी लगाया हुआ है, जो कि स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस के लिए होता है, और उसके लॉग्स भी आपके पास आ रहे हैं, तो एनालिस्ट जो है वो उसको भी देखेगा, उस पर भी लॉग चेक करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट आई थी वो वेब एप्लीकेशन पे अगर फायरवॉल से बाईपास हो गई है, अगर फायरवॉल ने उसको इंस्पेक्ट नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि फायरवॉल इंस्पेक्ट ना करे, या आपने पॉलिसी ना लगाई भी हो, आपने सिर्फ वेब के ऊपर पॉलिसी लगाई हुई हो कि वहां पर जो रिक्वेस्ट है HTTP या HTTPS की वो इंस्पेक्ट हो। तो वो एनालिस्ट जो है वेब पे चेक करेगा कि वेब के लॉग चेक करेगा कि, सॉरी, तो वो वेब के लॉग भी चेक करेगा, और उसके लॉग में ये देखेगा कि वो जो रिक्वेस्ट थी किसी भी स्पेसिफिक मेरी वेबसाइट के ऊपर या तो वो उसके अंदर जो उसके जो लॉग्स है, उसका डेटा था, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी और क्या रिक्वेस्ट थी। उस वेब के लॉग में उसको पता चलेगा कि आइदर ये जो रिक्वेस्ट थी मेरे वेबसाइट के ऊपर, वो किस किस्म की रिक्वेस्ट थी, मलिशियस थी या पाथ
कोई लेट सपोज कोई वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन को पे जो अटैक्स होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन है या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है और डिफरेंट अटैक है, कई अटैकर जो है अपनी रिक्वेस्ट में उन वल्नरेबिलिटीज को तो एक्सपोज नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के लॉग से भी पता चल जाएंगी। इसी तरह वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बाद प्रॉक्सी सर्वर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद आपका वेब सर्वर है। तो ये जो मुख्तलिफ आईपीज आपके सिक्योरिटी टूल्स को असाइन होंगी, वेब सर्वर को असाइन होंगी, तो एनालिस्ट का काम होगा इन तमाम लॉग सोर्सेस पे जाके रिक्वेस्ट को देखना उस टाइम फ्रेम पे, और कि वो जो रिक्वेस्ट आई थी वो आइदर मलिशियस तो नहीं थी, उसका जो पेलोड था उसके अंदर कोई मलिशियस अटेम्प्ट तो नहीं था आपके वेब एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि वेब के थ्रू पता चल जाएंगे। आइदर वो अगर वेब एप्लीकेशन के ऊपर ये नजर आ जाता है कि ये मलिशियस अटेम्प्ट, मलिशियस पेलोड था, मलिशियस या आपके जो वेब एप्लीकेशन के जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनको जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश थी, तो बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट क्या आपके वेब ने, जो आपका सिक्योरिटी टूल है, उसने उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया या नहीं किया, आपने ये देखना होगा। आपने ये देखना होगा अगरचे ब्लॉक किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ब्लॉक किया तो जाहिर है ये कंसर्न है। फिर एनालिस्ट जो है वो इसकी एस्केलेशन करेगा रेलेवेंट टीम को, जो कि वेब की एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उनके पास ये एस्केलेशन जाएगी कि जब इसके अंदर मलिशियस रिक्वेस्ट मौजूद थी इस HTTP रिक्वेस्ट में, तो वेफ ने बेस्ड ऑन सिग्नेचर, जब सिग्नेचर आ भी रहा है तो उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया। आप अपनी पॉलिसीज को एनहांस करें कि जब भी इस तरह के सिग्नेचर रिक्वेस्ट के अंदर मिले तो वो वेफ ब्लॉक करें। तो ये एक प्रोसेस होगा कि आप जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या अगर SOC एनालिस्ट है तो वो किस तरह अपनी डिटेक्शन उसके पास आ रही है उनको एनालाइज करके उसकी प्रॉपर एस्केलेशन करे, और कहीं पर अगर सिक्योरिटी का लूप होल है तो उसको आइडेंटिफाई करके उस लूप होल को भी जो है वो रेक्टिफाई किया जाए। अच्छा, इसके अलावा मजीद अगर आगे रिक्वेस्ट जाती है वेब पे, अगर ब्लॉक नहीं होती है तो वो प्रॉक्सी सर्वर पे जाती है, प्रॉक्सी सर्वर पे भी उसकी एक्टिविटीज उस इवेंट या उस आईपी की एक्टिव, अच्छा देखें होगा क्या कि जब पब्लिक आईपी से जब यहाँ से वो रिक्वेस्ट आएगी तो जाहिर है वो वेब पे आने के बाद जो है पब्लिक आईपी, वो वाली पब्लिक आईपी फिर आपको जाहिर है वो आगे प्रॉक्सी सर्वर पर नहीं मिलेगी बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। अब देखिए नेटवर्क का यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए, SOC एनालिस्ट के लिए नेटवर्क का डायग्राम और नेटवर्क के आपके जो सिक्योरिटी टूल्स हैं या आपके जो सर्वर्स हैं उनको कौन सी आईपी किस तरह असाइन हुई है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एनालिस्ट को आईपीस का नहीं पता होगा कि वेब के लॉग सोर्स पे जो आईपी मुझे पेलोड के अंदर मिल रही है, जो प्राइवेट आईपीस मिल रही हैं, वो मेरे वेब सर्वर की है या नहीं है, या वो आईपी क्यों असाइन की गई है, वो किसकी आईपी है, तो एनालिस्ट जो है वो एक ब्लाइंडेड एनालिसिस कर रहा होगा, उसको कुछ आइडिया नहीं हो रहा होगा कि रिक्वेस्ट किस तरह जा रही है। इसी तरह अगर वो ये भी चेक करेगा कि आपका जो डेटाबेस है, अगर वो रिक्वेस्ट आगे तक बाईपास हो गई है, तो आइदर अगर रिक्वेस्ट, जैसे अगर DDoS अटैक होता है तो ऐसा तो नहीं है कि रिक्वेस्ट बाईपास होने के बाद जब आपके मेन जो आपका डेटाबेस सर्वर था या वेब सर्वर था वो जाहिर वो ओवरवेलम हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई हैं। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो इसकी एस्केलेशन फिर बेस्ड ऑन जो प्री डिफाइंड आपके SOPs होंगे, प्लेबुक्स होंगी, वो आप एस्केलेशन करते हैं। अच्छा, इस सिनेरियो में किसी को कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी जी, आप हैंड रेस किया हुआ है आपने, आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। अच्छा, आवाज़ सही आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। तो ये शेयर करते हैं ब्लूटूथ ऐसा लगा हुआ मेरे पास, आवाज़ कम आ रही है। सॉरी, आपकी आवाज़ लाउड नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चले मैं चेंज करता हूँ, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। अच्छा, जैसा जो मैंने इन्वेस्टिगेशन अभी पीछे बताई उसी का ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आपने फायरवॉल पे भी चेक करना है, आपने वेब पे भी चेक करना है, आपने सिग्नेचर्स पे
आपने सिग्नेचर्स चेक करने हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन के सिग्नेचर्स आपको मिलते हैं, पार्ट ट्रेवर्सर के सिग्नेचर्स मिलते हैं, पेज ऑन सिग्नेचर वेफ पे अगर मिलते हैं आपको और वो ब्लॉक हुए या नहीं हुए, इन चीज़ों को एनालिस्ट को वेरीफाई करना है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, करियर पाथवे इस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जैसा सवाल था कि क्या क्या चीज़ें हैं, नेटवर्क कितना रोल प्ले करता है और कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए नेटवर्क से रिलेटेड। तो एक ये लिंक है, इस पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी का अगर पाथ देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा जो है वो एक लर्निंग मटेरियल या लर्निंग टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। आपने सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन इनमें से जो बेसिक्स हैं वो आपने कवर करने हैं। अगर आप शौक में आ रहे हैं या आप आ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, और इवन मेरे लिए भी अगर मुझे 2 साल हो गए हैं, तो इन चीज़ों को मुझे रेगुलर जो है वो रिव्यू भी करना है, इन चीज़ों को सीखना भी है, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी है, जो कि रेगुलर बेसिस में शौक में काम आते हैं। अच्छा, इसकी डोमेन जो है वो roadmap.sh है। ठीक है, आप जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी है, इस पर आप देखेंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी का पाथ मिलेगा। अच्छा, आईटी फंडामेंटल्स, आपको जरूरी नहीं है कि आप हार्डवेयर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ें, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा ओएस का पता होना चाहिए, लिनक्स पे थोड़ी सी हैंड्स ऑन कर लें, विंडोज के बारे में पढ़ लें। अच्छा, विंडोज के बारे में पढ़ने में जो है मैं आपको एक इंडियन यूट्यूबर है उनका बताता हूँ कि जो कि विंडोज के बारे में बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं कि विंडोज सर्वर क्या है, सेटअप किस तरह करना है, ICNT क्या। तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, इनके कोर्सेज, इनके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि विंडोज के ऊपर, विंडोज सर्वर के ऊपर, एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। हिंदी में इजीली समझ भी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह इस बात में आप आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के बारे में भी पढ़ें, लिनक्स इंस्टॉल करें, थोड़ा यूज़ करें। इसी तरह विंडोज़ के बारे में जैसे मैंने बताया आप पढ़ें। नेटवर्किंग में देखें, आपको सबनेटिंग, प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस क्या क्या होते हैं, सबनेटिंग किस तरह होती है, और आईपी की टर्मिनोलॉजीज क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है। इसी तरह वीलैन क्या होता है या डीएमजी क्या है, आर प्रोटोकॉल क्या होता है। इसी तरह नेट नेट आईपीस क्या होती है, डीएनएस क्या है, स्विच राउटर्स क्या है, वीपीएन क्या होते हैं, वीपीएन किस तरह यूज होते हैं। इसी तरह नेटवर्किंग में आपको ओएसआई मॉडल पढ़ें। ओएसआई मॉडल जो आपको जाहिर है वो पढ़ने में जब आप पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। फिर जितने भी देखें अटैक्स अगर परफॉर्म हो रहे थे तो नेटवर्क लेवल पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर्स के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं, या फिर वेब एप्लीकेशन उसमें वेब एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म हो रहे होंगे। मेनली ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको देखने को मिलेंगे वो यही होंगे। कर्नल लेवल के अटैक्स भी होते हैं, लेकिन वो जाहिर है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। नेटवर्क लेवल के अटैक्स जब भी आपको पता चलेगा जब आप नेटवर्किंग की नॉलेज आपको ओएसआई मॉडल का पता होगा कि लेयर 7 क्या है, लेयर 6 क्या है, लेयर 5 क्या है, लेयर 4 क्या है, लेयर 3 क्या है, इन पे अटैक्स कौन कौन से होते हैं, इनकी मिटिगेशंस क्या है। इसी तरह एसएसएच क्या होता है, एफटीपी के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आरडीपी के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, क्यों क्रिटिकल होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। जाहिर है आप शॉक में अगर होंगे तो आपके पास रेगुलर बेसिस से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास आरडीपी की एक्टिविटी भी ऑब्जर्व होगी, आपको आपको एसएसएच की एक्टिविटी भी ऑब्जर्व होगी, आपको फाइल ट्रांसफर की भी एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी। तो इनके बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जहाँ से आप जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ सकते हैं, या फिर टॉपिक लिखे हुए हैं। इसी तरह आप सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ें। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस जो है वो अच्छी सर्टिफिकेशन है। आप जरूरी नहीं आप उसको आप सर्टिफिकेशन उसकी बाय करें, परचेस करें और उसको करें, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इंटर हो रहे हैं फील्ड में, आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें।
क्योंकि सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट लाजमी है। अच्छा, इसी तरह साइबर किल चेन बहुत ज़रूरी है कि साइबर अटैक का एक पूरी पूरी चेन होती है। वो किस तरह, किस किस फेस में किस तरह क्या अटैक्स होते हैं, या साइबर अटैक्स के क्या क्या फेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ें। ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है। इसको दिखाने का मकसद ये है कि जो आप टॉपिक्स नेटवर्क के पूछ रहे थे, या जो वो जो बिजनेस मैनेजमेंट में थी, उन्होंने स्विच करना था, उनको उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो ऑलरेडी फील्ड में है, ये वेबसाइट उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, करियर पाथ मेनली शुरू इंटर्नशिप है, सॉक एनालिस्ट L1 के रोल से शुरू होता है। फिर सॉक एनालिस्ट L1 जो ज़ाहिर है वो वक्त एक्सपीरियंस के हिसाब से वो L2 भी प्रमोट हो जाता है, L3 भी प्रमोट हो जाता है। देन वो सॉक मैनेजर है। फिर वो डिपेंड करता है आपकी सॉक मैनेजर में किस पोजीशन पे जा रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने साल 2 साल 3 साल आपने सॉक में काम किया है, देन आप मूव कर जाएं जीआरसी के थ्रू, जीआरसी की तरफ। तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सॉक में आ रहे हैं तो सॉक में बहुत अच्छा है, जॉब्स भी ज़्यादा हैं, और मेरा ख्याल है कि आप इजीली इंटर भी हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है वो अभी थोड़ी सी सेचुरेशन हुई हुई है पाकिस्तान की मार्केट में। हर कोई जो है वो, जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सॉक की तरफ भी आ गए हैं, तो जाहिर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करना और सॉक की जॉब्स प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन अच्छी फील्ड है लर्निंग के लिए भी, टेक्निकली भी। अच्छा, जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया कि सिक्योरिटी प्लस जो है वो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के लिए बहुत अच्छी है, और आपको जो है वो बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह CYSA प्लस है कॉम्टिया का, जो कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन है, जो कि बेहतर ये है कि कोई साल 2 साल सॉक में काम कर ले तभी करें, क्योंकि इनिशियल सर्टिफिकेट में इसकी आपको मतलब इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि आपको जो भी अगर सॉक में इंटर होना चाह रहा है, या इंटर है और इंटर्नशिप कर रहा है, उसको सर्टिफिकेशन करनी है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जितने भी फ्री सर्टिफिकेशंस, या सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के ऊपर भी बहुत सारी फ्री सर्टिफिकेशंस हैं, आप पहले उनको करें, ताकि आप वो सर्टिफिकेशन जब आप अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं, तो आपके लिए इंटर्नशिप में जब आप जाते हैं, या आप अपने L1 के लिए पहले इंटरव्यू भी देते हैं, तो उसमें भी आपको आसानी होगी कि ज़ाहिर है वो आपकी इस रेज्यूमे में कुछ सर्टिफिकेशंस मेंशन होगी कि आपने की हुई है, और नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। फिर जब आप फील्ड में इंटर हो जाएं, फिर आप जो है वो पेड सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाएं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में ट्राई हैक मी है। ट्राई हैक में भी अगर आप फ्री वर्जन जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें। लेट्स डिफेंड है, TCM एकेडमी के फ्री वर्जन, फ्री वाले कोर्सेज भी हैं। तो जो जो फ्री अवेलेबल कंटेंट है, आप पहले उसको यूटिलाइज करें, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देन आप पेड की तरफ जाएं, और यूट्यूब में आपको बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगी, जो कि आपके शौक के बेस बनाने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगी। अच्छा, दैट्स फ्रॉम माय साइड। किसी को और कोई क्वेश्चन मजीद है तो वो एक एक करके माइक अनम्यूट कर ले, फिर हम मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक तो रोड मैप के हवाले से माशाल्लाह आपने काफी अच्छा गाइड कर दी है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मार्केट के क्या मतलब कंडीशन है, लाइक इस सेंस में कि चूंकि पहले साइबर के स्टूडेंट्स और बूम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे कम यूनिवर्सिटीज और जो स्टूडेंट्स हैं वो आ चुके हैं इसमें, जो है ना वो मतलब डिग्रीज भी ले रहे हैं। तो अभी मार्केट में मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है जॉब गेट करने की, और सेकंड एआई के आने से इसका इस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? सही, दैट्स गुड। अच्छा देखिए, AI बहुत सारे लोगों की जॉब रिप्लेस कर रहा है, लेकिन AI को जाहिर है वो आपने इक्विप्ड होना है AI से। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो देखिए पाकिस्तान में सॉक की इंडस्ट्री में, खैर ग्लोबली यही कहा जाता है कि सॉक L1 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे AI से। लेकिन देखिए सिक्योरिटी ऐसे ऐसी डोमेन है जहां पर आप टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए गलती तो वो भी कर सकता है, गलती वो करता है।
तो आप उस पर ब्लाइंडली जो है वो रिलाई नहीं कर सकते कि सॉक L1 को आपने रिप्लेस कर दिया AI के साथ और आप जो है वो AI के ऊपर चल रहे हैं। तो जाहिर है उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो जो एनालिस्ट होगा। अच्छा, मार्केट पाकिस्तान में थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ी सी सैचुरेटेड इस तरह है कि क्योंकि बॉम्बार्डमेंट अब शुरू हो चुकी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स भी करवा रही हैं, मास्टर्स भी करवा रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो जो डिफरेंट डोमेन्स के थे वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव हो गए हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सर्टिफिकेशंस के थ्रू जो है वो आ रहे हैं। तो जाहिर है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जो है वो कॉप अप करना मुश्किल हो गया है इतने सारे लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, पहले तो ये था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो सॉक जो है वो रन कर रही होती थी, लेकिन जिस तरह से डेली बेसिस पे अटैक्स बढ़ रहे हैं, साइबर थ्रेट बढ़ रहा है, तो अभी रिसेंटली जो है PTA ने भी जो है वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में कर दिया है कि आपके पास भी जो है इन्फोसेक का डोमेन होना चाहिए, सॉक होना चाहिए, या सिक्योरिटी की चीज़ें होनी चाहिए। तो जितने भी MSSPs हैं वो जाहिर है वो न्यूज़ चैनल्स को भी टारगेट कर रही हैं, तो जाहिर है इस सूरत में भी 100 जॉब्स बढ़ेंगी। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी जो है वो कंप्लाइंस को पूरी करने के लिए सॉक की तरफ जा रही है, तो जाहिर है वो अभी थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इंटर होना जाहिर है। देखें, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोगों की इंटर्नशिप के लिए पोजीशन खाली है और 50 लोग अपनी CV देते हैं, तो जाहिर है वो कॉप अप करना, और 50 के 50 तो इंटर नहीं हो सकते। थोड़ा सा ये मसला है, इससे तो ये रियलिटी तो है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स जो अपॉर्चुनिटी वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लाइंस को ही पूरी करने के लिए सॉक की तरफ जाती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है लोग चाहिए होंगे। लेकिन मैंने बताया ना, देखिए सॉक में एक सॉक को रन करने के लिए भी एटलीस्ट आपके पास 7-8 लोग होने चाहिए। 5 तो एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है 24/7 के लिए। तो एज कम्पेयर टू डिफरेंट डोमेन साइबर सिक्योरिटी की सॉक में जॉब ज्यादा आती हैं, लेकिन ज्यादा आ रही है इट मीन सॉक में जॉब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जाहिर सी बात है वो सेचुरेशन इस बिना पर है कि जो न्यू कमर्स है जो कि इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली एज एन L1 या डायरेक्टली इंटर होना या थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है इंटर्नशिप के लिए भी अगर जैसे मैंने कहा 30-40 स्टूडेंट जो इंटर्नशिप के लिए अपनी रेज्यूमे देते हैं, तो ज़ाहिर है उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती इंटर्नशिप में हर स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर इंटर्नशिप नहीं भी मिलती है, तो आप अपने हैंड्स ऑन लैब अपने घर में लाजमी करें कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने आपको रोड मैप वाली वेबसाइट दिखाई उसको फॉलो करें, या आपको कोई और रोड मैप फॉलो करना है आप वो फॉलो करें, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस और चीज़ें कॉन्सेप्ट लर्न करें और अपनी रेज्यूमे बेहतर से बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी सही? पहले आवाज सही नहीं आ रही थी, मैंने चेंज किया है। जी जी, अब सही आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये था बॉस से, इसमें अभी थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, आपने इसमें शायद जिक्र किया है यानी कि मुझे पता नहीं है। इसमें जैसे आते हैं जो भी सॉक का जो सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें कोई ना कोई टूल चल रहा होता है, जिस तरह सीम्स टूल होता है, जिस तरह स्प्लंक है, किरोडार है और लॉगरिदम है। तो इसके आते हैं जो आते हैं यूज़र हैं या ये सीख के आते हैं, या ये जो टूल्स हैं इसके सर्टिफिकेशन करके आते हैं लड़के, उसको जल्दी लिया जाता है क्योंकि यहाँ तो स्पंक चल रहा होगा ना कहीं, या क्यूडार चल रहा होगा, या लॉगरिदम चल रहा होगा। तो एक टूल वो सही पूरी है। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, उसके बिहाफ पे ठीक है। पूरा उनको एक पूरी फर्म पूरी कंट्रोल हो रही होती है इस तरह की तरह। जैसे तो नए यूज़र हैं, जो बहुत लोगों ने सवाल किया कि हम लोग किस तरह आए, मेरे ख्याल में तो कोई एक टूल को आप पकड़ के थोड़ा सा सीख लें, 1 या 2 महीना उस पर काम करें, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा किसी फर्म को ज्वाइन करना। और उस टूल का बिहेवियर ये काम किस तरह करता है, किस तरह अलर्ट्स आते हैं, किस तरह मेथड करता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स किस तरह आता है, थ्रेट इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। ऑल्दो कि अब तो सब ये AI पे जा रहा है काफ़ी चीज़ें, और लॉक जो भी है अपने लेयर 1 है जो, वो ज़्यादातर तो उस पे AI पे शिफ्ट कर रहे हैं लोग, क्योंकि उसको पूरे उसका बिहेवियर, उसका एनालिसिस, उसका अलर्ट और उसका फ्लैग अलर्ट करना बहुत ईज़ी हो रहा है। तो हम लोग को मेहनत सीखना पड़ेगा कि किस तरह जिस तरह AI चल रहा है उसके साथ-साथ रन करना पड़ेगा, बजाय सोचते रहें। थोड़ा-सा इसमें रोशनी डालिएगा, जैसे ये मैंने टूल का ज़िक्र किया है, तो क्या बेहतर होगा कि हम लोग पहले उसको सीख लें, थोड़ा देख लें नेट पे बारे में, क्योंकि नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, और जब से चैटजीपीटी आया है तो ये
मैं समझता हूँ मसीहा है ये लोगों का कि बजाय लोगों से ऐसे ही पूछिए। अब कोई ऐसा कोई बिल्कुल सवाल नहीं ही है कि लोग कहें कि यार मुझे पता ही नहीं है, मुझे गाइड करो, मुझे बताओ। आप ChatGPT को लिखे हैं, वो सब बताएगा आपको। ऐसा हाँ, ही जैसे ऐसा ही आपने ये जो रखा है, ये कहते हैं पूरा, कहते हैं इसका सिखाने का, ये बहुत क्लास है कि कोई जगह होनी चाहिए जहाँ लोग सब बैठ के एक बात करेंगे यार क्या किया जाए कि हम किस तरह इसको आगे बढ़ें और किस तरह सीखें। आप लोग इंडस्ट्री में हैं तो आप लोग सही गाइड करते हैं कि यार वे आउट क्या है, किस तरह आना है आपने। थोड़ा सा इस पर गाइड कीजिएगा कि ये टूल्स हैं, ये जो हैं सॉक के जो टूल्स हैं, मेन जो सॉक चल रही होती है, जैसे स्प्लंक है और ये क्यूडार है और ये दूसरे है लॉगरिथम। क्या ये बेहतर है कि पहले इसको सीख के इसका पूरा एनालिसिस कर लें कि यार ये काम किस तरह करते हैं, उसके ऊपर फिर एक सॉक का पूरा बिहेवियर जो पूरा एक फंक्शन है बहुत क्लियर समझ में आता है कि सॉक करता क्या है और कहाँ से लॉग ले रहा होता है, फायरवॉल से कहाँ से गेट कर रहा होता है, और उसका A to Z फंक्शन होता क्या है सॉक का, किस बेस क्या होती है उसकी। तो शायद बेहतर होगा ये। बाकी आप बताएं थोड़ा सा। अच्छा खैर मैंने ये पूरे फंक्शंस डिस्कस किए थे। मैं आपको बिल्कुल मैंने जैसे अभी कहा कि आपको हैंड्स ऑन लाजमी करना है। जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तो आप देखिए, इसकी एग्जांपल मैं दूं कि 10 लोग जो है वो रेज्यूमे देते हैं सॉक एनालिस्ट के रोल के लिए, ठीक है। अब उन 10 में से जो है वो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड्स ऑन किया हुआ है। देखिए सीम टूल जो है वो बहुत सारे, जैसे स्प्लंक है वो इंटरप्राइज लाइसेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसका अपने पास जो है आप बहुत ज़्यादा उसको हैंड्स ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाजू ओपन सोर्स जो भी टूल्स हैं आप उनको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट उनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो भी सॉक में आ रहा है या जो सॉक में अभी पढ़ रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो वो अपने पास होम लैब्स बनाए, हैंड्स ऑन करे। हैंड्स ऑन में करेगा क्या, वो यही करेगा कि एटलीस्ट जो ओपन सोर्स टूल्स हैं उनको डिप्लॉय करे। अपने पास वाजू है, उन उसको डिप्लॉय करे, उसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन करे अपने किसी एंड पॉइंट के साथ, उस पर फिर लॉग्स इंजेस्ट करवाए। तो इन सारी चीज़ों की जो वो डिटेल, ये सारी चीज़ें जब वो करेगा और अगर वो 10 लोगों में स्टैंड आउट करेगा, जब उसकी सीवी जो है वो किसी भी HR के पास या इंटरव्यूअर के पास जाएगी और वो देखेगा कि 10 लोगों के पास सीवी आई है और जिसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैंड्स ऑन किया हुआ है, जिन्होंने इवन एक ओपन सोर्स टूल वाजू जो सीम है वो डिप्लॉय किया है अपने पास, उस पर थोड़ी सी वर्किंग की है, तो डेफिनेटली मैं उसको प्रेफर करूंगा, इंटरव्यूअर उसको प्रेफर करेगा इंटरव्यू करना और उसको जॉब देना। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों पे काम किया हुआ है। पहले तो ये चले था, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले ये था कि अगर आपने बहुत ज्यादा हैंड ऑन नहीं भी किया हुआ तो चले आप ऑर्गेनाइजेशन में आप आएंगे, इंटर्नशिप हम देते हैं, आप आएंगे यहाँ सीखेंगे, आप जो है तैयार हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब जब AI आ गया है और चीज़ें आपके पास लर्निंग मटेरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, वजू की खुद की डॉक्यूमेंटेशन है, तो बेहतर तरीका ये है कि जो न्यू कमर्स हैं वो चीज़ें अपने पास डिप्लॉय करें, हैंड्स ऑन करें, देन वो मूव करें। इस तरह देखिए, मैंने अभी स्क्रीन पे सॉक फोर्ट्रेस खोला हुआ medium.com, बेहतरीन जो है वो आपको आर्टिकल्स इनके पास मिलेंगे, और ये इनके आर्टिकल्स मीडियम पे प्रीमियम में भी नहीं है, आपको प्रीमियम परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, फ्री है। इस पे वजू की अगर मैं बात करूं, इनके पास वजू की जो चीज़ें हैं, प्रॉपर इंटीग्रेशन, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, इन्होंने अपने सारे आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किए हुए हैं। तो अगर कोई भी वजू के ऊपर भी चीज़ें सीखना चाहता है, इसकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, डिफरेंट टूल्स के साथ इंटीग्रेशन, तो वो सॉक फोर्ट्रेस के मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ सकता है और उनके आर्टिकल्स पढ़ के कर सकता है। तो इसको भी आप लोग अपने पास नोट कर लें, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। मैं सर खुद ये वजू जो है ये तो सर, हेलो, सॉरी जी जी सर। अच्छा, वजू जो है ये तो एक सिंपल कमांड से भी सर डिप्लॉय जाता है। एक इसकी ऑल इन वन कमांड होती है, इसके 2-3 तरीके हैं। अगर जी इस जी पे देखें तो मैं यही अगर कहना डिप्लॉय चाह रहा करने था। की बात है तो ये सिंपल कमांड। जी सर। हाँ मैनुअल जो भी भी है उसको है तो उसमें बहुत पहली सारी बार डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर करना। एग्जैक्टली मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग से पहले यही कर रहा था, बस वो अपने पास कर रहा था। मैं यही कहूंगा कि ऑल इन वन में जैसे इनके पास जो है ना वो एक OVA फाइल भी होती है, जो कि आप बस फाइल डाउनलोड करें, उसको जो है थोड़ा कुछ कमांड के साथ रन करें और वो पूरा जो है सेटअप हो जाता है। तो जो भी बिगनर है या जो भी न्यू लेकिन कमर सर है या वो जो भी इन चीज़ों उसके, को सीख रहा है, सॉरी। जी सर, मैंने कहा ओवीए फाइल तो वर्चुअल मशीन्स के लिए नहीं होती, वो तो उनकी हार्ड डिस्क के लिए होती है कि मैं यही आपको वो कह रहा हूँ हार्ड कि डिस्क बना के देनी। जब आप डिप्लॉय करेंगे ना, तो आप इसको ऑल इन वन में एक एक चीज खुद से डिप्लॉय करें कमांड रन करके, और एक कमांड के बारे में देखें कि कमांड किस तरह रन, जैसे वजू में इसका डैशबोर्ड है, उसका इंडेक्सर है, उसका मैनेजर है, उन सबको अलग अलग खुद से कमांड जी रन सर। करके डिप्लॉय करें, ताकि जब आप हैंड्स ऑन कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज का पता हो कि जब आप देखिए, जब आप सिंगल मैनुअली आप एक एक चीज करेंगे ना, तो उससे होगा क्या कि आपके पास जी सर। डिफरेंट एरर आएंगे, डिफरेंट लिमिटेशंस आएंगी। तो जब आप उनको ट्रबल शूट करेंगे और उनके अपने पास लिखेंगे कि हाँ ये चीज एरर आई थी, आया था मेरे पास और मैंने इसको उस तरह ट्रबल शूट किया है,
तो आपको और मजीद हैंड्स ऑन होगा कि हाँ एरर क्या क्या आ सकता है, उसको ट्रबल शूट किस तरह करना है और पीछे वर्किंग किस तरह हो रही है। तो वजू भी अगर आप करें हैंड्स ऑन तो एक ही उससे ना करें, अलग अलग चीजें प्रॉपर मैनुअली एक एक कमांड रन करके करें। अस्सलाम सर, मेरा सवाल था एक। जी जी। अच्छा सर, मैंने अपने लैपटॉप में ना अपनी वीएम मशीन बनाई हुई है जिसमें वजू भी मैंने करा हुआ है डिप्लॉय, और विक्टम मशीन भी बनाई हुई है। स्प्लंक भी सर मैंने यूज किया था, जो इसका 30 डेज का फ्री ट्रायल होता है ना सर, वो यूज किया था। सही है। अच्छा सर, मुझे एक चीज उसमें लगी कि जितने भी हमारे सिम टूल्स हैं, जैसे वजू मैंने किया हुआ है, ओपन सोर्स है, सही है, और उसके अलावा जो स्प्लंक है वो तो पेड है, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल किया ना सर, तो क्यूरीज उसमें स्प्लंक में डालनी पड़ती हैं। तो इंटरफेस जो मुझे लगा थोड़ा बहुत सबका सेम ही लगा। तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे, किसी एक पे ग्रिप अच्छी कर लें सिम टूल पे, या सबका ओवरव्यू होना चाहिए? क्यूरेडार मैंने सर यूज नहीं किया कभी। नहीं नहीं, अगर आप होम लैब बना रहे हैं तो आपको सारे टूल, जाहिर सी बात है वो वही वाली बात हो जाएगी कि आप सारे टूल पे वर्किंग करना चाह रहे हैं, किसी पे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जो ओपन सोर्स जो आपके पास फ्री अवेलेबल है, जिसको आप सिर्फ एक महीना नहीं, आप उसको लंबे अरसे तक चीज़ों पे हैंड्स ऑन कर सकते हैं, तो आप वजू है या इलास्टिक सीम है, आप इस पे सही। वर्किंग करें। एक के ऊपर देखें, असल समझ रहे हैं सीम का आर्किटेक्चर, सीम अगर वर्क कर रहा है, लॉ किस तरह इंजेस्ट कर रहा है और किस तरह उस पर मैपिंग हो रही है, पार्सिंग हो रही है, उसके डिकोडर क्या है, आप वजू के ऊपर करें। वजू के ऊपर आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह करना है। आप जब किसी और सीम के ऊपर वर्क करेंगे, क्यूरेडार के ऊपर वर्क करेंगे, जस्ट उसका इंटरफेस और थोड़ी सी उसके मॉड्यूल्स चेंज होंगे, सही उसका है वे सर। ऑफ इंजेक्शन चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होगा। अगर जी मुझे जी। विंडोज से लॉग मंगवाने हैं, तो विंडोज से लॉग मंगवाने का क्यूरेडार पे विनकलेक्ट एजेंट होगा, वजू पे आप एजेंट करेंगे। लेकिन जाहिर है वजू के ऊपर भी आप लिनक्स किससे जो है वो सिस्लॉक के थ्रू मंगवा रहे होंगे, क्यूरेडार के ऊपर भी सिस्लॉक के थ्रू मंगवा रहे होंगे, वो मंगवाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। सही है सर, थैंक यू सो मच। पर अच्छा सर ये अब 6 लॉग का फिर डिकोडर बनाना पड़ता है, वो फिर उसमें वो काफी चीजें वो हाँ वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड आगे, होती है। हाँ वो इंजीनियरिंग के साइड, वो मजीद जाहिर है जब आप हैंड्स ऑन करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट अब स्टेप्स में आप आगे बढ़ते रहेंगे। सॉक फोर्ट्रेस जो मैंने आपको दिखाया हुआ स्क्रीन पे, आप, मेरा ये मशवरा होगा कि आप लोग इसको फॉलो करें। इसके अगर वजू को भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो इनकी पूरी वजू की सीरीज है, आप लोग उनको फॉलो, उस पूरी सीरीज को फॉलो करें, तो वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हैंड्स ऑन आपको मिल जाएगा। सर आप अच्छा स्लाइड सर, लाजमी एक सेंड कर लास्ट दीजिएगा क्वेश्चन। ग्रुप में। शामिर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है सर, सैलरी के बारे में बता दें। यार देखें, स्ट्रगल मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऐसे ही जो है है वो सर। जाहिर है, जब आप फील्ड में एंटर होते हैं नए सर नए, तो स्ट्रगल जाहिर तो है वो, करते हैं पर वो मोटिवेशन। यार मोटिवेशन खुद जी बनानी कंटिन्यू पड़ेगी। करिए। देखें जाहिर है, जब आप कोई किसी भी काम को आप करेंगे तो जाहिर है उसकी मोटिवेशन शुरू में, आपका डोपामिन बहुत हाई होगा, कभी लो होगा, कभी, जब लो होगा तो आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। तो इसी तरह वो चलेगा। दैट्स बात है, हर दिन एक जैसा तो नहीं हो सकता, हर दिन आपकी एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती, हर दिन आपका अच्छा जो है वो लर्निंग कर्व एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, मेरी एक बात थी, एक सवाल पूछना था। अक्सर ना कंपनीज में एज अ फ्रेशर हमसे ये पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या प्रीवियस सैलरी क्या थी। तो वहाँ इंडस्ट्री में अभी एक आप मतलब आप कह लें कि एक आइडिया दे दें कि लाइक हमें कितना स्टार्टिंग में उनको कहना चाहिए, या वो एक सॉक L1 की सैलरी हो सकती है या मसलन चल रही है। तो हमें शुरू में तो आइडिया नहीं होता, क्योंकि अक्सर शेयर नहीं करते, कर भी देते हैं तो वो हमें पता नहीं है कि हर इंडस्ट्री का किस तरह का सिनेरियो है। तो सिर्फ आइडिया अगर आप दे दें तो बेहतर हो अच्छा जाएगा। देखिए, डिपेंड करेगा। लेट सपोज अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी एमएसएसपी में, तो माइट भी पॉसिबल है आपको 100 Kelvin भी अगर आप हायर होते हैं एमएसएसपी में, तो आपको पाकिस्तान में या करंटली कराची में हो सकता